आपके साथ राजेश कुमार। तो देश में 7 चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब इंतजार 4 जून को आने वाले नतीजे का है। 24 के संग्राम का परिणाम क्या होगा? देश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? क्या सत्ता में फिर से एनडीए का कब्जा होगा या फिर इंडिया अलायंस की सत्ता में वापसी होगी? इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा। लेकिन देश का मूड क्या कहता है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि इस बार हवा का रुख किसकी सरकार बनने को लेकर है। तो महा एग्जिट पोल नतीजों से पहले देश का मूड, 542 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल आप जी बिहार झारखंड पर देखेंगे। तो बिहार के 40 सीटों का क्या है हाल? झारखंड की 14 सीटों में कौन मार रहा है बाजी? ये तमाम चीजें अगर आपको जाननी है तो इस 1 घंटे के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अलग अलग कंपनियां, अलग अलग चैनलों का जो एग्जिट पोल है उन सबसे आगे हम महा एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। तो महा एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से जो 7 चरणों का ये लंबा चुनाव चला उसमें किस तरीके से जो अलग अलग एजेंसियां जो एग्जिट पोल लेकर आएंगी उनमें जो महा एग्जिट पोल होगा वो हम आपको बताएंगे। तो 2019 के कुछ आंकड़े, महागठबंधन 400, जो एनडीए है वो 428 सीट पे, अब ये 2019 का ये जनादेश है और आपको जो इसका जो आंकड़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। 436 सीटों पर चुनाव लड़के 303 सीटों पर जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 421 सीटों पर चुनाव लड़के 52 सीटों पर जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने। और वहीं यूपीए का आंकड़ा ये था कि 525 सीटों पर लड़के कुल 91 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। तो एक बड़ा अंतर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अगर 2019 के चुनाव की हम बात करें। बिल्कुल, तो महा एग्जिट पोल में न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि पूरे देश का हम आपको एग्जिट पोल बताने वाले हैं कि क्या कुछ स्थिति 2019 में रही थी और फिलहाल अब एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है कि 2024 में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों का समीकरण क्या कहता है, वोट प्रतिशत क्या है, जनता का मूड क्या है, फिलहाल 2019 के बाद क्या वाकई स्थिति परिस्थिति बदली है, क्या वाकई जनता परिवर्तन के मूड में है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे कि 2019 का जनादेश क्या था, किसके पाले में कितनी सीट यहां पर देखने को मिल रही थी, कौन चैंपियन बना 2019 में। लेकिन 2024 में क्या वाकई परिवर्तन होगा या फिर ये कहे कि सत्ता की कुर्सी पे इस बार अगर लोगों ने किसी को बिठाया है तो किन कारणों से, आखिर कौन सा ऐसा समीकरण था जो सटीक यहां पर बैठा है। 2019 का जनादेश आप देख लीजिए, सीट कितनी है, जीते कितने पर, वोटिंग फीसदी भी हम आपको बता रहे हैं। तो महा एग्जिट पोल में हम आपको बता रहे हैं कि 4 जून की तस्वीरें आज से ही कहा जा सकता है थोड़ी थोड़ी धुंधली ही सही लेकिन साफ होती आपको नजर आएगी। तो सत्ता का ये संग्राम, 542 सीटों का दंगल है, लेकिन किसका मंगल होगा ये एग्जिट पोल के जरिए देखिए। तो बिल्कुल तमाम जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग कंपनियों, अलग अलग चैनलों का जो एग्जिट पोल है उससे अलग महा एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम जो तस्वीरें हम निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको इस वक्त दिखाएंगे। तो हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शोभित सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक, भोलानाथ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर में संजय सिंह भी हमारे साथ, संजय कुमार भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर संजय कुमार, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। महा एग्जिट पोल के आंकड़े आने में अभी देर है, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन उससे पहले जो डाटा है यानी कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव में जो वोट पड़े थे, जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था, कितनी सीटों पर किसने चुनाव जीता था, राज्यवार कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिली थी, तो वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में प्रीति, कुछ ही मिनटों में हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे और हम सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, और देखिए यही वजह है कि जी बिहार झारखंड आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाएगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर स्थिति और परिस्थिति कितनी बदली है, क्या वाकई परिवर्तन होगा। 4 जून से पहले तस्वीरें अब धुंधली जरूर नजर आ रही है राजेश, लेकिन अब वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में आंकड़ों का खेल क्या कहता है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और इससे पहले कि आप आंकड़े हमारे सामने आए, लेकिन शोभित सुमन और भोलानाथ जी हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, एक एक सवाल उनसे ले लेते हैं। भोलानाथ जी से पहला सवाल है, भोलानाथ जी, इससे पहले कि आंकड़े आए
एक बार हम बात कर लेते हैं कि एग्जिट पोल की कितनी विश्वसनीयता है, कितना उसका जो है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दें तो ये एग्जिट पोल का जो भविष्यवाणी है, जो अनुमान है और उसका एक वैज्ञानिक आधार है, उसका सैंपल सर्वे होता है, तो वो कहीं ना कहीं सटीक ही होता है। भोलानाथ जी, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का मेन जो फैक्ट होता है कि आप सैंपल सर्वे किन लोगों से कर रहे हैं। अगर सैंपल सर्वे में जो लोग शामिल हो रहे हैं अगर सही जानकारी दे रहे हैं, आपको डिच नहीं कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, तो एग्जिट पोल लगभग कामयाब रहता है, सटीक रहता है। 10-15 सीटों का या 20 सीटों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एग्जिट पोल सही होता है। वही मेन बात वही है कि आपका सैंपल सर्वे में कौन लोग शामिल होते हैं। अगर आप ठोक बजा करके सही लोगों को शामिल करते हैं और वो सही जानकारी देते हैं, तो फिर वो एग्जिट पोल सटीक होने में काफ़ी मदद मिलती है और नतीजे लगभग वही रहते हैं। 10-15 सीटों का इधर उधर हो सकता है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। ये एक एग्जिट पोल से एक हवा का रुख पता चलता है। जो भी लोग बाहर आकर के बताते हैं कि हमने क्या किया, या माहौल देखा जाता है कि बूथ पर किस तरह का माहौल है, इलाके में किस तरह का माहौल है, तो उससे एक आकलन होता है कि हवा किस तरफ बह रही है, क्या कह रही है हवा। तो इस तरह से एक एग्जिट पोल जो है वो लोगों के का इंतज़ार रहता है कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, पहले तो हर चरण में आ जाता था, लेकिन अब चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ये एग्जिट पोल लास्ट फेज़ के बाद ही आता है। लास्ट फेज़ का पोलिंग ख़त्म होने के बाद आता है, उसके बाद ही तमाम आंकड़े सब आते हैं। तो जी न्यूज़ काफ़ी यहाँ पर बिहार में या देश भर में अपने संवाददाताओं से बढ़िया एग्जिट पोल कराया है, ये उम्मीद की जा सकती है और नतीजे भी सटीक होंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी राजेश। शोभित सुमन जी, अभी आप सुन रहे थे भोलानाथ जी को, कह रहे हैं हवाओं का रुख किस ओर जाएगा वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल बता देता है। आपको क्या लगता है, इस बार हवाओं का रुख क्या वाकई परिवर्तन के मूड में है? जी बिल्कुल, एग्जिट पोल में जो हम आंकड़ा देखते हैं वो लोकल लोगों से मिलकर ही, उनसे बातचीत के आधार पर और एक सटीक मेथोलॉजी के तहत ही एग्जिट पोल का आंकड़ा हम देखते हैं। और हवाओं का रुख जो है इस बार ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है वही सरकार, वर्तमान में जो सरकार है वही सरकार आगे भी कंटिन्यू करेगी। और बिहार में हालांकि कुछ सीटों का हो सकता है कि नुकसान हो। बाकी हमारे जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जी न्यूज़ का एग्जिट पोल हमेशा सही रहता है और लगभग आंकड़ा 10-20 सीट के आसपास का ही रहता है, उसी के आसपास रहता है। बिल्कुल शोभित जी, इसका एक वैज्ञानिक आधार है और सैंपल सर्वे है। हमने देखा है कि कुछ एक, मैं पहले ही कह चुका कि कुछ एक उदाहरणों को छोड़ दें तो अमूमन ये सही ही होता है। हमारी नज़र रहेगी खासतौर पर बिहार की 40 सीटों पर और झारखंड की जो है वो 14 सीटों पर। तो इसमें क्या आप लोग चूँकि चुनाव भर वहाँ पर देख रहे थे, तमाम चीज़ों को अपनी नज़र से देख रहे थे, मुद्दों को, दावों को, नेताओं के दौरे को, तो आपको क्या लगता है एग्जिट पोल से पहले क्या कोई एग्जिट पोल यहाँ पर रखना चाहेंगे? ये सवाल किससे है, जरा क्लियर कर देंगे तो। ठीक है, आप भी बता दीजिए। वैसे सवाल शोभित जी से था, लेकिन पहले आप ही बोल दीजिए भोलानाथ जी, यही सवाल का उत्तर। और इससे पहले की बात नहीं, भोलानाथ जी इससे पहले की आवाज़ शुरू करें, डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है संजय जी। ठीक है भोलानाथ जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि बिहार में 40 सीटों में पिछली बार 39 सीटें एनडीए के पास थी, केवल एक किशनगंज की सीट रह गई थी। ठीक है। लेकिन इस बार जिस तरह से जो चुनाव लड़ा गया है और जो परिस्थितियां सामने आई हैं और जिस तरह से रणनीति बनती रही है दोनों खेमों की, तो उसके आधार पर जो फीडबैक लोगों से मिला, हम लोग जहां घूमे, जैसे गए, लोगों से बातचीत हुई, तो जो फीडबैक मिला उसके आधार पर एनडीए पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा सीटें खोती हुई दिख रही है। हाँ। हमारा अनुमान है, जो हमारे लोगों से बातचीत जो हुई है, वो करीब 7 से 8 सीटें। ठीक है भोलानाथ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, देश में इंडिया अलायंस की बनेगी सरकार, 295 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने दावों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बड़ा दावा है। हालांकि आपको बता दें कि आज इंडी गठबंधन की बैठक भी हुई है, आज आखिरी चरण का मतदान, और ऐसे में बैठक और अब बड़ा दावा कर दिया यहाँ पर, देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन
कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 295 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीतेगी। कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कितने सीटों पर जीत रहा है। दावे हैं, दावों का क्या, कोई 400 कर रहा है तो कोई 295 कर रहा है। डॉक्टर संजय कुमार पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर संजय, इसमें क्या है, सबसे बड़ा संकट क्या है कि एग्जिट पोल का हाल ये है कि अगर सही हो गए तो वाह वाह, नहीं सही हुए तो कहते ना कि जितना भी खट्टा हुआ वो तीता तीता, तो इस तरह की बात है। लेकिन हमने तो यही देखा, हमारा अनुभव यही है कि एग्जिट पोल ज़्यादातर केस में 80-90% केस में सही ही साबित होता है। डॉक्टर संजय कुमार। नहीं, ठीक है, वो लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन एक सैंपल सर्वे तो एक बेस तो मिल ही जाता है, एक आधार तो मिल ही जाता है और उससे लोगों को रुझान पता चल जाता है, बात समझ में आ जाती है कि वो जो समीकरण है वो समीकरण किसके आसपास है। तो अगर कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर अगर उसको एक तैयार किया जाता है, ठीक है, सैंपल सर्वे को ही एक आधार माना जाता है, तो वो सैंपल सर्वे वो पूरे जो लोकसभा का क्षेत्र जो होता है उसका एक छोटा सा तो एक उसका बेस पॉइंट बन ही जाता है ना। और उसके आधार पर तब क्या होता है कि जहां बड़ा कंटेस्ट नेक टू नेक फाइट होता है या वैसे मतदाता जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो बहुत मुखर होकर के बोल नहीं पाते हैं, या महिलाएं खास करके जो जा करके मतदान करती हैं, तो महिलाओं का जो रुझान जो देखा गया है लंबे दिनों से कि वो महिलाएं जो वोट करती हैं उनके पति को भी नहीं पता होता है, उनके पुत्र को भी नहीं पता होता है कि वो मतदान किसके पक्ष में की हैं, कैसे की हैं, लेकिन पता होता है कि महिलाओं का रुझान कहाँ होता है, किस ओर होता है। तो मैं मानता हूं कि सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही एक तैयार किया जाता है एग्जिट पोल, और वो एग्जिट पोल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संजय जी, करीब वो डॉक्टर संजय एक सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर संजय, ये है कि एग्जिट पोल आने में अभी थोड़ी देरी है, 5-10 मिनट का वक्त है जब आंकड़े हमारे पास आएंगे और हम दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले क्या आप एग्जिट पोल करना चाहेंगे बिहार की 40 सीटों का? ये तो हम लोग लगातार बोल ही रहे हैं बिहार के 40 सीटों के बारे में, तो लगातार मैं बोल रहा हूँ 4-5 दिनों से। जो रुझान, जो जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह का समीकरण, जिस तरह का अर्थमेटिक, उस अर्थमेटिक में केमिस्ट्री कितना बन पाया, चुप्पा वोटरों की क्या स्थिति रही, इस पर तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तो बिहार में एनडीए थोड़ा घटते हुए दिख रही है, क्योंकि खोने के लिए महागठबंधन के पास कुछ नहीं है, खोने के लिए एनडीए के पास ही है। तो अगर एक सीट ही जीत पाई थी कांग्रेस और अगर 39 सीटें एनडीए जीत पाई थी, तो खोने के लिए एनडीए को है। और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें लग रहा है कि एनडीए वो सीटों को लूज कर रही है, वो महागठबंधन के खाते में जाएगी। ठीक है, शोभित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित जी, इस बार क्या मोदी मैजिक चलेगा? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, जिस तरह से प्रचार किया, जनता को लुभावने कह सकती हूं मैं कि वादे भी किए, ऐसा विरोधियों ने लगातार उन पर इल्जाम भी लगाया। ऐसे में स्थिति परिस्थिति बिहार की सत्ता को बदलते हुए हमने पल पल देखा है, क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? आपके हिसाब से एग्जिट पोल क्या कहता है? जी, इस बार जो है मोदी इफेक्ट कहीं से नहीं दिख रहा है चुनाव में। हर सीट पर जो है एक टक्कर का मुकाबला है। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई दिख रही है। हर सीट पर मतदाता इसी चीज को देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि हमें वोट जो है मोदी के पक्ष में देना है या फिर तेजस्वी के पक्ष में देना है। कोई अगर अपने स्थानीय सांसद से खुश नहीं भी है तो वह इस बात पे वोट दे रहा है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं हम उनको वोट दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी यह मैसेज दे रहे हैं कि आपका एक वोट मुझे मिल रहा है, ना कि आपके स्थानीय सांसद को। तो लोग इसी बात को ध्यान में रखकर वोट दे रहे हैं। लेकिन आप स्थानीय मुद्दों और बाकी चीज़ों को ध्यान दें तो राजद जो ने इस बार काफ़ी टाइट फील्डिंग की है मेरे हिसाब से, जिसमें हर सीट पर उसने जातीय समीकरण को ध्यान में रखा है।
जो एक कास्ट सर्वे जो देखा जा रहा था कितने दिन से कि एक हर पार्टी का जो एक कोर वोट बैंक होता था, जो एक जाति आधारित होता था, वो इस बार टूटता हुआ दिख रहा है। कौन कास्ट किस जाति, कौन जाति किस पार्टी को वोट दे रही है, इस बार वो कहना मुश्किल हो रहा है। यानी कि जातियों का जो समीकरण था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है इस बार। जी जी बिल्कुल 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 ब्रेक हुआ है। बिल्कुल प्रीति, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर में हमारे पास आंकड़े होंगे और पहला रुझान बस थोड़ी देर में मिल जाएगा। उसके बाद हम अपने दर्शकों से बातचीत करेंगे। हमारे मेहमान भी तमाम जुड़े हुए हैं और तमाम जो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर किस तरीके से मुकाबला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो भी सुनिए। इस चुनाव में सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने वाला भारत, इसके लिए चयन करेंगे और ये तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इनको धत्ता दिखा करके इनको किनारे लगाएंगे और देश को मजबूती प्रदान करने में पूरा योगदान करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद आपने जेपी नड्डा को सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और किस तरीके से दावे हो रहे थे। तो आज भी जो चुनाव शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर जो कहा था कि 370 सीटें बीजेपी को आएंगी, वही बात आज आखिरी चरण के चुनाव के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 370 सीटों पर हमारी जीत होगी। प्रीति, बिल्कुल सीधे तौर पर भोलानाथ जी, क्या लग रहा है, अभी हम इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, इस बार जाति का बैरियर भी टूटा है, बिहार में स्थिति परिस्थिति को हमने बदलते हुए भी देखा है। ऐसे में आपकी ओर से एग्जिट पोल क्या कहता है? चूंकि कमजोर स्थिति पहले कहा जा सकता है बीजेपी की थी, लेकिन इस बार क्या मजबूत स्थिति हुई है? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में चुनौती नहीं दे पाई, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो इस बार के चुनाव में जो मुद्दे जो भाजपा चाह रही थी कि जो मुद्दे हम उठाएं, जो मुद्दे खड़ा करें, जिन मुद्दों के बरक्स हम चुनाव लड़ें, तो वो मुद्दे थे राष्ट्रवाद, विकास, मोदी के द्वारा किए गए देश भर में काम, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और वगैरह, और एक पाकिस्तान जैसी विदेश नीति, और जिस तरह से पीओके में इंडिया का सपोर्ट बढ़ रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर के भाजपा चुनाव में उतरना चाह रही थी। शुरू में ये चीज़ें चली हुई, लेकिन बाद में फिर ये चुनाव पूरी तरह से जाति आधारित हो गया, और बिहार में पहले भी होता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतना ऐसा नहीं देखा जाता था, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मतलब सोचते थे कि देश में सरकार बनानी है लोगों को, मतदाताओं को। विधानसभा चुनाव में जातीय स्तर पर जातीय खेमेबंदी, समीकरण, इन सबों को ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ये खास तौर से और बिल्कुल साफ साफ दिखा कि ये जो है पूरी तरह से जाति आधारित चुनाव हो गया है, और जो आधार वोट दोनों खेमों के थे, तो उन आधार खेमों में जहाँ तक महागठबंधन के खेमे का आधार वोट है तो वो कम टूटा, लेकिन एनडीए का जो आधार वोट था, कुर्मी, कोयरी, बनिया, फॉरवर्ड, उनमें काफ़ी डिवीजन हुआ, काफ़ी टूट हुई, और ये वोटर्स जो हैं अब एनडीए के खेमे से निकल करके और दूसरे खेमे की तरफ वोट करते हुए देखे गए कई लोकसभा क्षेत्रों में। और उसमें खास करके जो लालू यादव ने जो एक अपना दांव खेला था कि कुशवाहा दांव, तो उसके वजह से जो है जहां कुशवाहा उम्मीदवार थे, महागठबंधन ने करीब 8 उम्मीदवारों को खड़ा किया था। तो ये 8 उम्मीदवारों की तो बात छोड़ दें, जहां भी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, कुशवाहा मतदाता टूटे और महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने वोट किया। दूसरी तरफ अगर आप बनिया वोटर्स को देखें, ये माना जाता है कि बनिया वोट करेगा तो एनडीए को वोट करेगा, भाजपा को वोट करेगा, लेकिन इस बार वो भी टूटे। और आरा जैसे लोकसभा क्षेत्र में जहां की आरके सिंह बहुत अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने व्यक्तित्व, साफ सुथरे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं,
वहाँ भी जब सुदामा प्रसाद वैश्य समुदाय से उम्मीदवार बने महागठबंधन के, तो उन माले के उम्मीदवार हैं, लेकिन तो उनके पक्ष में भी बनिया उम्मीदवार टूटते हुए वहाँ दिखे। आज की जो रिपोर्ट आई है उससे साफ हो रहा है कि बनिया उम्मीदवार भी टूटे हैं, कुशवाहा उम्मीदवार टूटे हैं, पाटलिपुत्र जैसे इलाके में फॉरवर्ड उम्मीदवार टूटे हैं, महागठबंधन की तरफ गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार का चुनाव जो है वो चुनाव बिल्कुल स्थानीय स्तर के लोकल इश्यूज पर आ गए हैं, खास करके जाति के ऊपर। जी राजेश जी। बिल्कुल। अब तो जाहिर सी बात है भोलानाथ जी, ये हम तमाम बातें ऐसी हैं जिस पर चर्चा कर रहे हैं, और एक डॉक्टर संजय कुमार का रुख करना चाहेंगे। संजय जी, ये बेहद संक्षेप में कह देना कि जाति का बैरियर हट गया, ये भी जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। दूसरी जो बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि एक तो क्या ये पार्टियों के पॉकेट में जो जातियों का वोट हुआ करता था वो निकल के क्या कैंडिडेट्स की तरफ शिफ्ट होने लगा कि अगर हमारे जाति के उम्मीदवार को टिकट दोगे तो हम आपको वोट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे? नहीं, ये प्रभाव है, ये दिखा है इस बार बिहार में कि ठीक है वो निष्ठा उनकी जिनके तरफ रही है, क्योंकि विचारधारा जैसी बातें अब केवल पुस्तकों में या लाइब्रेरी में रह गई है। वो विचारधारा जैसी चीज़ें अब दिख नहीं रही थी कि ये वामपंथी विचारधारा है, ये दक्षिणपंथी विचारधारा है, ये सेंट्रलिस्ट विचारधारा है। चीज़ें आकर के रुक गई थी जातीय ये पर, और जातीय समीकरण का बाइफर्केशन भी बिहार में बड़ा स्पष्ट दिखता है कि वो कौन सी जाति किनके साथ खड़ी है। वो चीज़ें सीमा वो टूटी है, और उसका कारण में वही जातीय उम्मीदवार पर दाव जो पार्टियां लगाई हैं उसकी वजह से चीज़ें टूटी हैं। अब फूल और कुल की बात होने लगी। अब रितु जायसवाल अगर शिवहर से चुनाव लड़ रही थी तो वहाँ कहा गया कि भाई वैश्य समाज को इग्नोर किया गया, तो वहाँ ये हो गई। काराकाट में पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ बात हो गई। जहानाबाद में अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ बात हो गई। वैशाली में मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ बात हो गई। तो इस तरह से, और 8 कुशवाहा समाज के लोगों को जब महागठबंधन ने टिकट दिया तो ये माना गया कि कुशवाहा समाज के लोगों ने पॉलिटिकली कंसस होकर के महागठबंधन को वोट किया। समीकरण जो माइक अभी था वो माइक में चला गया, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा एक साथ हो गए। सुदामा प्रसाद की बात अभी भोला जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि सुदामा प्रसाद वैश्य जाति से हैं, जबकि वैश्य जाति को माना जाता है। संजय जी, बात कंटिन्यू करिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मैं आता हूं आपके पास। बिल्कुल, तो लाख दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। सर, आपके चेहरे से लग रहा है कि कुछ राहत है, क्योंकि 7 फेज का चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोटिंग खत्म हो गया। पिछले 3-4 क्या कहें, पिछले 6 महीने से स्ट्रेटेजी बनाना हो, मीटिंग करना हो, रैलियां करना हो, उससे कम से कम ये लग रहा है कि अब एक काम पूरा हुआ। जी बिल्कुल। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम काम करते हैं तो 24/7/365 हर दिन हर पल काम करते हैं, और पार्टी भी उसी तरीके से उनके नेतृत्व में काम करती रही है। आज जब चुनाव समाप्त हो गया है तो संतोष भी होता है, और सब जगह सब दूर लोग मोदी जी को चाहते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। सर, बीजेपी और एनडीए आप लोगों ने 370, 400 पार। आपको लगता है कि 7 फेज के चुनाव के बाद इंडिया, भारत की जनता बीजेपी और मोदी जी को तीसरे टर्म के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल, वो तो साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोग आतुर हैं तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जो आप लोगों ने 6 महीना पहले से अनुमान लगाया है, रणनीति बनाई है, एग्जैक्ट फिगर 4 तारीख को 12-1-2 बजे तक वही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लगभग कितना सर? हम 370 क्रॉस कर रहे हैं और 400 पार एनडीए करेगा। सर, आप लोग जनता से संपर्क करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें, जैसा आपने भी कहा, रैलियां, रोड शो, जनता के बीच में जाने के बाद अब वो ध्यान योग कर रहे हैं, और वहाँ पर जहाँ पर आचार्य नरेंद्र थे, ये विवेकानंद, उसको भी खड़गे जी हो या कांग्रेस या दूसरे लोग ड्रामा करते हैं और कह रहे हैं कि आज जो वोटिंग थी उसको प्रभावित करने के लिए किया गया। जिन्होंने ज़िंदगी भर ड्रामा किया हो उनको दूसरे भी ड्रामा ही दिखेंगे ना, उनको तो यही दिखेगा। वो क्या जाने अध्यात्मवाद क्या होता है। जो इस ज्ञान से ही परे हैं,
जिनकी ज़िंदगी नाटक में गुजर गई वो नाटक ही कहेंगे। ठिकरा ईवीएम पर क्योंकि कपिल सिब्बल हो या दूसरे नेता है अभी से ही लगाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जो हारने लगता है वो बोलने लगता है बैट गड़बड़ है, बॉल ठीक से स्पिन नहीं कर रहा है, तो ये रास्ते तो पहले से दिख जाते हैं। मैंने कहा ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिनको पूरा भरोसा है 4 जून को 400 पार, बीजेपी 370, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश की जनता का जो लगाव है वो वोटों में ही तब्दील होगा और वो नतीजे भी जो 400 का नारा है वो हकीकत में बन कर दिखेगा। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, बिलासपुर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात कर रहे थे जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार। उन्होंने एक बार फिर से, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बात चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कही थी वो बात आज भी कह रही है जब आखिरी चरण का चुनाव खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर संजय, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो मैं ये बता रहा था कि बिल्कुल जाति का रंग मुद्दों के रंग से ज़्यादा गाढ़ा दिखा और जातीय अस्मिता और जातीय समीकरण को साधने में हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से कोशिश की। बल्कि गठबंधन कह लीजिए कि एनडीए गठबंधन ने भी कोशिश की, महागठबंधन ने भी कोशिश की। अब उस समीकरण में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो दिखा, जमीन पर वो चीज़ें दिखी। लोगों ने कहा कि चलिए हमारी निष्ठा किन्हीं और के साथ है, लेकिन जब हमारे जाति के कैंडिडेट हैं तो पहले हम इनको चुनेंगे। इस तरह की मुखरता पहले नहीं थी। अगर इस तरह की बात भी होती थी, ठीक है, बिहार में वो विषाद जाति समीकरण के इर्द गिर्द ही बिछाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी माना जा रहा था कि ध्रुवीकरण में एनडीए कहीं न कहीं से कामयाब हो जाती थी। और यही तो था कि पिछली बार 44 से 49% ओबीसी वोटर बीजेपी को वोट किए थे और इतनी बड़ी संख्या में ये जीत करके इनके मेंबर आए थे पार्लियामेंट में। लेकिन इस बार जो जातीय बिसात लालू प्रसाद जी के द्वारा बिछाई गई, चाहे उसमें कांग्रेस को जगह दी गई, माले को जगह दी गई या खुद आरजेडी लड़ी, उसमें कुछ समाज की एंट्री जो दी गई उससे समीकरण बिगड़ा। और वो समीकरण जब बिगड़ा तो उसके घाटे के बारे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि शायद वहाँ पर एनडीए को घाटा होते हुए दिख रहा है कि कुछ सीटें जो एनडीए को घटेगी वो उस जातीय समीकरण और जातीय निष्ठा की वजह से होगी। एक सवाल संजय जी, डॉक्टर संजय, एक सवाल छोटा सा यहाँ पर आपसे है। मैं दिन भर इसकी चर्चा में कर भी रहा था, तो आप थे नहीं, दिन भर हमारा डिस्कशन चला, तो मैं बार बार कह रहा था और वो आज इस मौके पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव से पहले जो बात कही थी उस पर वो कायम है, लेकिन चुनाव आप जो देख रहे हैं पहले चरण से लेकर आखिरी चरण में चुनाव कितना बदला। देखिए, पहले चरण के चुनाव से लेकर अंतिम चरण तक के चुनाव के बीच में यही बात आई कि महिला वोटरों की संख्या बढ़ते गई। पहले चरण के चुनाव में महिलाएं कम निकली, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे चरण तक होते होते पुरुष की अपेक्षा 10%, 12%, 13% महिलाएं निकलने लगी। और वो महिलाएं जो निकली हैं उन महिलाओं ने अपने तरीके से मत दिया है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बताया कि हम किन के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। वैसे एक परसेप्शन जो है कि महिलाएं किन के साथ खड़ी होती है वो सबको पता है। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या बदला, तो बदलाव यही दिखा कि पहले चरण में महिलाएं कम निकली और जैसे जैसे चरण बढ़ते गए महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ते गया। अगर 55% पुरुष ने वोट किया तो 65% महिलाओं ने वोट किया। तो ये बदलाव जो है वो पहले से अंतिम चरण में दिखा। और कुछ जगह चीज़ें ऐसी हुई कि अगर इस समाज के लोग, इस जाति के लोग हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं तो चलो इस क्षेत्र में हम भी इनको वोट नहीं करेंगे। ये परसेप्शन का खेल जो था, क्योंकि ज़माना तो वीडियो विजुअल का है, चीज़ें दिख जाती है और सोशल मीडिया तो ओवर एक्टिव है, एक्टिव इसको क्या कहिएगा, ये परसेप्शन का भी प्रभाव पड़ा।
कि कहीं वोट बनते हुए दिखा, कहीं वोट बिगड़ते हुए दिखा। अब तो आने दीजिए, 4 जून को फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। शोभित जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शोभित जी, हम 7 फेज का जिक्र कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। एक बदलाव और इस बार लोकसभा चुनाव में कहा जा सकता है कि जिस पर सबका फोकस रहा, 400 पार सीट से लेकर परिवारवाद से लेकर लड़ाई मटन चिकन तक पहुंच गई। क्या वाकई उसका इम्पैक्ट भी नजर आएगा? और दूसरा बड़ा बदलाव मैं ये कह सकती हूँ, जिस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे थे, चाहे वो खटाखट हो या फिर सफाचट हो, क्या उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि मुद्दों की राजनीति को दरकिनार करके जुबानी हमले किए जा रहे थे। जी, निश्चित तौर पर जी दूसरे चरण तक के जो चुनाव थे, उस समय तक के चुनाव में ये सब मुद्दे सामने नहीं आए थे। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के बाद जब आप देखेंगे, जब लालू यादव ने हमला बोला, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने इन सब मुद्दों को सामने लाया और मटन चिकन से लेकर वो बात आगे तक चली गई, जिसके संदर्भ में लोकल जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो हावी हो गए। इन सब चीज़ों को लेकर जातीय और धर्म को लेकर बात कम होने लगी और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो हावी होने लगे। राष्ट्रीयता का भी मुद्दा इस चुनाव में कोई हावी नहीं रहा है, जबकि आप देखेंगे कि क्षेत्रीय स्तर पर भी बस तेजस्वी यादव को ही लोग देखना चाहते हैं। बिहार में आप जातिगत समीकरण भी देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि तेजस्वी यादव की छवि जो अभी तक रही थी वो और डेवलप हुई है। इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा अगर प्रचार बिहार में किसी ने किया है तो उन्होंने किया है। इस चीज़ को लेकर भी वो लोकल जनता के बीच जा रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि यह लोकसभा चुनाव उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आने वाला विधानसभा चुनाव है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि इस चुनाव के बदौलत वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा रहे हैं। इसी के लिए वो आगे इतने काम कर रहे हैं और इसी के तहत जो है जो भी आप मटन चिकन वाले मुद्दे और बाकी सब चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। ठीक है शोभित जी, जाहिर सी बात है कि जो तमाम आंकड़े निकल कर सामने आएंगे वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये अक्सर कहा जाता है, जो बात अभी डॉक्टर संजय कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन तस्वीर जो है वो धुंधली ही सही लेकिन साफ हो जाती है कि 4 जून को क्या होगा। वो अब से थोड़ी देर के बाद हम बता देंगे, जब तमाम जो एग्जिट पोल के आंकड़े जब तमाम जगहों के तमाम संस्थाओं के जब सामने आएंगे, तब उसके बाद हम बताएंगे कि महा एग्जिट पोल क्या कुछ हो सकता है इन सबको मिलाकर। भोलानाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोलानाथ जी, जो लड़ाई थी बिहार में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की, तो इसमें जो है आपको कैसा लगा जो 2019 का चुनाव रहा लोकसभा का, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव रहा, उसके मुकाबले 2024 का चुनाव कैसा था? क्या विपक्ष ने कोई सबक लिया या फिर वही पुरानी गलती? देखिए, 2019 का चुनाव पूरी तरह से मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और उसका लाभ उनको मिला था। जो पुलवामा हमला हुआ था उसके हिसाब से जो लाभ मिलना चाहिए था मोदी को, उसका भरपूर लाभ मिला, क्योंकि वोटरों के दिमाग में मोदी का नाम छोड़ करके कोई नाम नहीं था और वो सीधे मोदी को वोट कर रहे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में इस तरह का ऐसा इशूज नहीं आया। हालांकि भाजपा को लगा था कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे को, राम जन्मभूमि मुद्दे को, इन मुद्दों को अच्छी तरह से उठा करके और उसका लाभ लेंगे, सियासी लाभ लेंगे, लेकिन वैसा होता हुआ दिखा नहीं बिहार में। बिहार में कुल मिलाकर के, जैसा अभी संजय जी बता रहे थे कि जो जातियों का जो खेल खेला गया, कि जैसे लालू यादव ने कुशवाहा को कहाँ टिकट दिया, वैश्य को कहाँ टिकट दिया, तो इससे सिर्फ उस क्षेत्र का नहीं बल्कि आसपास के भी क्षेत्र के मतदाता प्रभावित हुए और ये एक रिएक्शन भी आया कि अगर उस जाति के मतदाता इस गठबंधन को वोट नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ भी इस गठबंधन को वोट नहीं देंगे। तो ये एक जो है, जैसे बक्सर में, जैसे आपको काराकाट में, जैसे सासाराम में, जहानाबाद में, इस तरह से चीज़ें देखने को मिली। यह एक ख़ास तौर से ये देखा गया कि जो रणनीतिक बदलाव हुए इस बार के 2024 के चुनाव में, लगातार दोनों गठबंधन रणनीतिक बदलाव भी करते रहे। जो चीज़ें पहले लगा था एनडीए को कि हमारे लिए जीत बहुत आसान है, हमारे लिए तो जिस तरह से जब शुरू में जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी तो एनडीए के लोग कह रहे थे कि अरे ये तो महागठबंधन है, प्लेट में सजा करके हमको सीट दे दी है। लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए तो रणनीतिक बदलाव का आलम ये रहा कि एनडीए के अलग अलग जाति के बड़े नेता जो बिहार में हैं, जो नामचीन नेता बिहार में हैं अलग अलग जातियों के, उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उतारा गया। जैसे भूमिहार समाज के नेताओं को जहानाबाद में उतारा गया जब लगा कि
चंद्रेश्वर चंद्रवंशी पर सुरेंद्र यादव भारी पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भूमिहार जाति के नेताओं को उतारा गया। इसी तरह से काराकाट में जब लगा कि उपेंद्र यादव त्रिकोणात्मक मुकाबले में पवन सिंह और राजा राम के बीच में फंस रहे हैं, तो वहाँ पर पवन सिंह के काट के लिए राजपूत नेताओं को बड़ी संख्या में वहाँ पर उतारा गया और सबको टास्क दे करके उतारा गया कि आपको काम करना है और उपेंद्र कुशवाहा को हर हाल में जिताना है। इसी तरह से जब आरा में अगर आर.के. सिंह की थोड़ा सा लगा कि से मुकाबला बढ़ रहा है, तो वहाँ भी राजपूत नेताओं को खास तौर से भेजा गया और वैश्य नेताओं को भेजा गया कि आप जा करके और वहाँ काम कीजिए। एक खास बात ये दिखी कि जैसे भाजपा ने कुशवाहा समाज से किसी को टिकट नहीं दिया था, तो वो उसके बारे में तर्क दिया गया कि चूंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही उसी समाज के हैं, तो अलग से टिकट देने का क्या मतलब है। ये एक रिएक्शन रहा कुशवाहा समाज में कि उनको इग्नोर किया गया है बीजेपी की तरफ से, और उसका खामियाजा अच्छा खासा कई सीटों पर भाजपा को भुगतना पड़ा है। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे शिवहर में और सीतामढ़ी में वैश्य उम्मीदवारों को काटना भी भाजपा को काफ़ी महंगा पड़ा। वहाँ पर शिवहर में और सीतामढ़ी में दोनों जगहों पर वैश्य मतदाताओं को काटने का नतीजा ये हुआ कि कई जगहों के वैश्य मतदाता जो है नाराज हुए और वो महागठबंधन के खेमे में टूट करके वोट किए। ये बिल्कुल, यानी कि हर तरफ कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को सटीक बिठाने की कोशिश की गई थी 2024 के चुनाव में, और कहीं ना कहीं देखना लाजमी है कि क्या वाकई उसमें कामयाब हुआ है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। संजय जी, मेरा सवाल ये है, बार बार हम एक बात का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव का जब शंखनाद हुआ था उसके बाद से लेकर अंतिम चरण तक यही जिक्र था कि क्या चेहरों का इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी कंफ्यूज थी कि इंडिया अलायंस तो आ गई है, लेकिन उनको वो चेहरा नहीं पता चल पाया, चेहरा नहीं मिल पाया कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष अगर कोई उनको टक्कर दे रहा है तो वो चेहरा कौन सा है। इसका भी सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? वाकई इसमें भी वोट बैंक कटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ये सबसे प्रमुख मुद्दा रहा जो आप सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो सिटिंग एमपी थे उनके खिलाफ तो था, तो अगर चला तो मोदी मैजिक ही चला है। और मोदी जी एक चेहरा तो है, एक लीडर हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आगे भी लगा लोगों को कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अगर स्थानीय जो पार्लियामेंटेरियन हैं अगर उनसे नाराज़गी भी थी तो लोग ये कह करके उनको माफ़ी दे रहे थे कि छोड़िए इनको, सरकार तो आपको बनानी है एनडीए का, प्रधानमंत्री तो आप नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप उनको वोट करके दीजिए। तो बिल्कुल मोदी जी का चेहरा इस चुनाव में बड़ा ही प्रमुखता के साथ रहा कि अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो सरकार के मुखिया होंगे, फिर दूसरी तरफ कौन। तो महागठबंधन के पास तो ऐसा कोई चेहरा नहीं था, और बीच बीच में जो ममता बनर्जी जी का जो बयान। और इसी बीच महा एग्जिट पोल का पहला रुझान सामने आ चुका है, बड़ी खबर। तो रिपब्लिक भारत का ये एग्जिट पोल है। एनडीए को 353 से 368 सीटें मिल सकती हैं। ये रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल है। इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें और अन्य को यहाँ 43 से 48 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो एनडीए को 353 से 368 सीटें, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पिछली बार का चुनाव परिणाम था 2019 का, ये रिपब्लिक भारत में ट्राइस का एग्जिट पोल एनडीए को 353 से 368 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें और अन्य के खाते में यहाँ पर 43 से 48 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो ये जो पहला रुझान है, एग्जिट पोल का जो पहला आंकड़ा है, वो सामने आ गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से चलते हैं भोलानाथ जी के पास। भोलानाथ जी, पहला रुझान सामने आ गया है, इसमें क्या वाकई रुझान में भी मोदी मैजिक दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मोदी मैजिक का यहाँ पर बिहार में तात्पर्य ये लिया जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो ये लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो लाभार्थी जो हैं वो एक तरह से साइलेंट वोटर होते हैं जो उसका लाभ लेते हैं। तो ये शुरू से ये बात आ रही है कि वो वोटर किसके तरफ जाएंगे और कैसे वोट करेंगे वो अंत तक पता नहीं चलता है।
उनको दबंग समाज से या जो सामाजिक ताना बाना है उसमें उनको चुप रहना ही श्रेयस्कर मानते हैं वो, और अंत में मन बना चुके होते हैं कि हमको किसको वोट देना है, और उसी आधार पर वो पोल करते हैं। तो ये वोटर जो हैं वो लास्ट तक पता नहीं चलता है कि किसको जाएगा, किसको वोट करेंगे। यही कारण है कि इस बार 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 ये बात आ रही थी कि कई सीटों पर हो सकता है कि एनडीए के उम्मीदवार निकल जाएं, ज़्यादा सीटें एनडीए को आए। बिहार में हालांकि थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अगर आता भी है कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जो जीतेंगे तो वोट का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। वो मार्जिन अधिकतम 25 से 50 हज़ार वोटों का ज़्यादातर सीटों पर रहेगा जीत के बावजूद। तो ये एक जो चीज़ है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये साफ लग रहा है कि मोदी मैजिक बिहार में भी चला है, और जो उसके लाभार्थी लोग हैं जो मोदी पर विश्वास करते हैं, मोदी की गारंटी से जुड़े होते हैं, ठीक है भोलानाथ जी, उनको सपोर्ट किया है, उनको अपना सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। ठीक है। 353 ये एनडीए को, 133 इंडिया गठबंधन को, और अन्य को यहाँ पर 48 सीट, 43 से 48 सीट। डॉक्टर संजय कुमार, ये तो बिल्कुल वही है जो रिपब्लिक भारत का जो एग्जिट पोल कह रहा है। वो कह रहा है कि जो 2019 के चुनाव परिणाम थे वही होने वाले हैं। देखिए, उनके अपने एक सैंपल सर्वे होंगे, और हाँ, बिल्कुल सर्वे में ठीक है वो जैसे भी किए होंगे, लेकिन हाँ, जो मेरी जानकारी है कि दक्षिण भारत में इस बार बीजेपी को सीटें थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अगर कुछ सीटें घटती हुई दिख रही है तो इनको, उड़ीसा में, दक्षिण भारत में इनको सीटें बढ़ती हुई दिख रही थी। पश्चिम बंगाल में इनकी सीटें बढ़ सकती है, नॉर्थ ईस्ट में सीटें बढ़ सकती है। तो ओवरऑल कि अगर कहीं सीटें थोड़ी घटेगी तो वहाँ कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो इनका एक अपना बड़ा सैंपल सर्वे इन्होंने किया होगा, इनके अपने भी एक तंत्र होंगे जिसके माध्यम से वहाँ का नब्ज टटोलने की कोशिश की होगी। और ये तो अगर दे रहे हैं तो ठीक है, इनका एग्जिट पोल है, देखना होगा, आने दीजिए। जिस दिन 4 जून को फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि एग्जिट पोल कोई हवा में नहीं होता है, वो जमीन पर होता है, सैंपल सर्वे के आधार पर होता है, और उससे बहुत तरह के रुझान पता चल जाते हैं कि रुझान क्या है। तो अगर रुझान इस तरह के उनको मिले होंगे तभी वो इस तरह का डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको, या इसी एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में एनडीए को 32 से 37 सीटें, रिपब्लिक भारत में ट्राइज का ये जो एग्जिट पोल है इसमें 32 से 37 सीटें, और यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 3 से 8 सीट इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में। डॉक्टर संजय, नहीं देखिए, ये तो भोला जी भी हमारे साथ रहते हैं, और करीब करीब हम लोग दोनों का मत जो है वो इसमें है कि 32 सीटें आ जानी चाहिए एनडीए को, क्योंकि वो जो चुप्पा वोटर है, साइलेंट वोटर है, वो जो महिला वोटर है, और ख़ास करके नीतीश कुमार जी के जो वोटर हैं जिनको ईबीसी वोटर कहा जाता है, वो अभी भी इंटैक्ट हैं। तो उसके आधार पर हम लोग भी अंदाज लगा रहे हैं कि 32 सीटें इनको मिल जानी चाहिए। अब 32 से 37 के बीच में आंकड़ा है तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ 7-8 सीटें महागठबंधन को मिलते हुए दिख रही है बिहार में, और 7-8 सीटें कम दिख रही है एनडीए को। संजय जी, हम बात कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि असर है, वो भी देखने को मिला है। इसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, एंटी इनकम्बेंसी का भी जो जिक्र कर रहे थे हम, इसका भी फर्क कह सकते हैं, यही वजह कि कहीं ना कहीं बढ़त यहाँ पर। हाँ नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो मैंने बताया कि कैंडिडेट के खिलाफ था, लेकिन जैसे ही मोदी जी को बीच में ले जाया जाता था कि प्रधानमंत्री किनको बनानी है, और वेलफेयर स्कीम्स, लाभार्थी योजनाएं, गरीबों की थाली में अनाज और उज्ज्वला से लेकर के शौचालय, और उसके बाद उनके हित में जो, महिला के हित में जो काम हुए हैं, इस पर जब बात होती थी तो वह चुप्पी लगा लेते थे। और फिर मैं बता रहा हूं कि बिहार के चुनाव को डिसाइडिंग फैक्टर महिला वोटर होंगी, जो 10%, 12%, 13%, 14%, कहीं कहीं महिला जो पुरुष से अधिक वोट किए हैं वही इसको डिसाइड करेंगी, क्योंकि महिलाओं पर जातीय रंग नहीं चढ़ता है,
वो मन बना लेती है कि हमको कहाँ वोट करनी है। वो भाषणों से और मीडिया से वो प्रभावित नहीं होती है, बल्कि वो मन बना लेती है कि हमारे हिस्से में रोशनी का कितना टुकड़ा आया है। अगर उनको लगता है कि हमारे हिस्से में इस सरकार की वजह से ये चीज़ें आई हैं, तो वो मत वहीं देती हैं। तो ये जो महिला मतदाता का जो बढ़ता हुआ परसेंटेज है, उसके तहत वो जो एंटी इनकम्बेंसी था, वो कहीं ना कहीं से 2 फैक्टर की वजह से, लाभार्थी योजना और मोदी मैजिक की वजह से डाइल्यूट होते हुए दिखा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो रिपब्लिक भारत मेट्राइज का ये पहला जो एग्जिट पोल है, जिसका आंकड़ा हमने आपको बताया, इसमें 353 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि बिहार में 32 से 37 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। पिछली बार 39 और इस बार जो है आंकड़ा वो 32 से 37 तक जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 3 से 8 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जिसमें तमाम पार्टियां हैं। 3 से 8 सीटें। तो रिपब्लिक भारत मेट्राइज का एग्जिट पोल बिहार के हवाले से ये कह रहा है कि यहाँ पर एनडीए को 32 से 37 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो ये जो है, ये जो तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही हैं और अन्य को 1 सीट मिलने की बात यहाँ पर जो एग्जिट पोल में बिहार के लिए कही जा रही है। तो अन्य को जो 1 सीटें मिलेगी, अब देखना है कि वो सिवान की सीट है, काराकाट की सीट है कि पूर्णिया की सीट है, ये तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये तमाम जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शोभित पटना स्टूडियो से। शोभित जी, ये बताइए कि 2019 की तरह ही अगर रिजल्ट आ रहा है तो चुनाव में कितनी समानता नजर आई 2019-2024 में? जी, 2019 के मुकाबले हालांकि एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान दिख रहा है। चुनाव में तो समानता नहीं है, क्योंकि 2019 में जो जीत का जो एक मार्जिन था, वो लगभग सारी सीटों पे बहुत ज्यादा था। हाँ। और उस समय जो है मोदी लहर चल रहा था कि जैसे मोदी जी के नाम पे ही सारी सीटें जीत ली गई थी। इसी क्रम में बिहार से 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। लेकिन इस बार जो आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज जो हुआ है, वो पिछले चुनाव के बदौलत थोड़ा कम हुआ है। इसका एक मूल यह कारण भी था कि लोग यह समझ रहे थे कि आना तो मोदी जी को ही है, हम लोग बाहर निकले या नहीं निकले, एक हमारे वोट करने से क्या हो जाएगा। लोगों की ये अवधारणा बन गई थी लोकल स्तर पर कि हमारे वोट देने से कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा, उन लोगों का यह कहना था कि जो लोकल स्तर पर जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं या सांसद हैं, उन लोगों को वोट हम किस मुद्दे पर दें, राष्ट्रीय मुद्दे पर दें या फिर क्षेत्रीय मुद्दे पर दें। वहीं वोटिंग परसेंटेज और वोट का जो जीत में जो वोट का जो एक समीकरण रहेगा, वो बहुत कम रहेगा इस बार। कोई भी ऐसी सीटें, मुझे नहीं लगता है कि 2-3 सीटों से ज्यादा ऐसी कोई सीट होगी जहां 2 लाख या 3 लाख के मार्जिन से जो है कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। हर सीट पर इस बार बहुत ज्यादा टफ फाइट हुई है। खास करके बीजेपी की भी बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पे जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा। यह 2019 के मुकाबले इस चुनाव को अलग बनाएगा। बिल्कुल, ये शोभित जी अच्छी बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय, इस पर भी हमें बात करना चाहिए कि जो 2019 में पुलवामा की लहर के बाद जब चुनाव हुआ, तो उत्तर भारत की सारी सीटों पर 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो वो मार्जिन कम होगा, सीटें नहीं बदलेगी। क्या ये हो सकता है इस बार, डॉक्टर संजय? नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि चूंकि देखिए, वो 14 का चुनाव अच्छे दिन और 2 करोड़ रोजगार, बदलाव, भ्रष्टाचार, 19 का चुनाव में राष्ट्रवाद, बालाकोट और पुलवामा का इशू था और राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय ये। इस बार राष्ट्रीय मुद्दे बहुत प्रभावी नहीं हो पाए। लगा कि 370 की बात होगी बिहार में, राम मंदिर की बात होगी बिहार में, उसको ये किया जाएगा, लेकिन उस तरह से मुद्दे प्रभावी नहीं हुए। तो बिल्कुल जब चीज़ों को सोशल कॉम्बिनेशन में बांध दिया गया, सामाजिक ढांचे में रख दिया गया, तो मार्जिन कम हो सकता है। जहां लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की होगी, वहां तो लड़ाई होगी। और अगर 4-5 सीटों को छोड़ दीजिए बिहार में, तो जात के खिलाफ जाति को नहीं लड़ाया गया। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि ये जाति भी है और ये जाति भी है। केवल 4-5 सीटें ऐसी आपको मिलेगी जहां पर बिल्कुल आमने सामने जातियां थी। बाकी जगह उस कॉम्बिनेशन के तहत लड़ाया गया। तो बिल्कुल हो सकता है कि मार्जिन कम हो और जीत और हार का जो 19 का जो मार्जिन था 3 लाख का, 2.5 लाख का, वो मार्जिन घटेगा। अब वो मार्जिन 30,000 का भी हो सकता है, 40,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है। तो जब लड़ाई नेक टू नेक होता है, 51-49 का होता है, तो मार्जिन स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं
वो वही आ रहे हैं जो कॉम्बिनेशन है, जो सोशल ढांचा है यहाँ का बिहार का, उसमें वही लग रहा है कि जो 20% जो दलित वोटर हैं और 36% जो ईबीसी वोटर हैं, जो बिहार का सामाजिक आर्थिक सर्वे के बाद जो एक तस्वीर निकल करके आई है, ये 56% जो वोटर हैं, ये 56% वोटर को हम लोग किनारे कर देते हैं। ये 56% वोटर साइलेंट वोटर होते हैं जो चुपचाप जाकर के मतदान करते हैं, लेकिन वो मन बना लेते हैं कि वो हमको किसके पक्ष में करना है और किसके विरोध में करनी है। तो वो 56% मतदाता ने अगर मतदान किसी के पक्ष में भी किया होगा तो ये जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको, इस आंकड़े के निकट वो चीज़ें जाएगी, परिणाम इसके इर्द गिर्द होगा। ठीक है भोलानाथ जी, इस बार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे तमाम पार्टियों पर, तो ये कहें कि इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार की 3 सीटें ऐसी हैं, पूर्णिया, सिवान और काराकाट। इन 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी मतलब मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखे और काफ़ी दमदार उम्मीदवार के रूप में सामने आए। अब हिना साहब को ले लें सिवान में, तो वहाँ पर जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो बता रहे हैं कि एक तरह से तीसरे स्थान पर चले गए। मुख्य मुकाबला राजद के अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब के बीच हो गया है। उसी तरह से अगर आप पूर्णिया में देखें तो पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच चुनाव हो गया, संतोष कुशवाहा थोड़ा सा पीछे चले गए। इसी तरह से अगर काराकाट में देखें तो पवन सिंह और राजा राम के बीच में मुकाबला हो गया और उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मतलब तीसरे स्थान पर जाते हुए दिखे। हाँ। तो ये एक जो देखा इस बार की 3 सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो काफ़ी मजबूती से लड़े और उनका एक असर काफ़ी दिखा। एक तरह से कहिए कि वो जनता के उम्मीदवार के रूप में सामने आए। अब जैसे काराकाट में देखिए तो पवन सिंह के लिए यूथ एकदम जो है वो फैनेटिक रूप से सामने आया और उनके पक्ष में काम किया। हिना साहब के लिए सिवान में पता चला कि फॉरवर्ड वोटर्स भी काफ़ी लगे रहे उनके पक्ष में। इसी तरह से पप्पू यादव पूर्णिया में काफ़ी प्रभावशाली रहे। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंडिया गठबंधन अगर थोड़ा अपने एक तरफ थे कि एनडीए गठबंधन में एक चेहरा प्रधानमंत्री पद का सामने था और उनके काम भी सामने थे लोगों के, जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि महिला वोटर्स जो हैं उनको पता चलता है कि उनके लिए कौन क्या कर रहा है। तो उसी तरह से अगर इंडिया गठबंधन किसी तरह से कोई एक नाम की तरफ अगर इशारा भी करता कि ऐसा एक हमारा ये चेहरा है जो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसका एक बड़ा लाभ मिलता है इंडिया गठबंधन को, जो एग्जिट पोल से जो हवा का रुख पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत चेहरा सामने नहीं करने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के, जो परिणाम कहें, एग्जिट पोल हालांकि वास्तविक जो परिणाम है वो 4 जून को ही आएगा, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उसके मुताबिक जो इंडिया गठबंधन का परिणाम जो है वो मन मुताबिक नहीं है, जैसा दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि हमारी सरकार बनेगी या फिर हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, वो फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं फिलहाल इसलिए कह रहा हूं कि 4 जून को जो एग्जैक्ट जो जनादेश जिसको हम कहते हैं, जनता का जो आदेश होगा वो पता चल जाएगा 4 जून को। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने की तरफ साफ तौर पर इशारा करते नजर आ रहे हैं। बिहार में एनडीए के लिए एक बड़ी जीत तो है, लेकिन हाँ, पिछले बार का जो परिणाम है वो फिलहाल एग्जिट पोल के, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं उसके मुताबिक एनडीए पिछले परिणाम को नहीं दोहरा रहा है। 39 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, लेकिन इस बार 32 से 36-37 के आसपास दिख रहा है, यानी कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को बिहार में हो सकता है, ये फिलहाल प्रतीत हो रहा है। और ये जाहिर तौर पर निश्चित तौर पर एनडीए को उत्साहित तो कर रहा है, क्योंकि देश में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है। और जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से अकेले दम पर बहुमत हासिल करेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है फिलहाल कि बीजेपी को अकेले दम पर एक बार फिर से सरकार बनाने का जनादेश मिल रहा है और एनडीए का आंकड़ा 350 के ऊपर जा सकता है। तो ये आंकड़ा निश्चित तौर पर
बड़ा है और ये आंकड़ा ये भी बता रहा है कि लगातार तीसरी बार इस देश में सरकार बनाने का मौका बहुमत के साथ किसी को मिल रहा हो, बड़ी चीज़ है। और ऐसे समय में जब ये बहुदलीय प्रथा है, इतने सारे दल हैं। और इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल जो है उसके परिणाम भी आ गए हैं, वो आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 19 से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए को यानी बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी, इन्हें मिलाकर 19 से 23 सीटें मिल रही हैं आंध्र प्रदेश में। और ये एक बहुत बड़ा उत्साहित करने वाला आंकड़ा है एनडीए के लिए। आंध्र प्रदेश में दक्षिणी प्रदेशों में बीजेपी अगर या फिर एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में बीजेपी का प्रदर्शन पहले भी बेहतर रहा है। लेकिन अगर दक्षिणी प्रदेशों में, दक्षिणी इलाकों में एनडीए या बीजेपी का प्रदर्शन और बेहतर होता है तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी को पहले की तुलना में और ज्यादा बड़ी जीत की तरफ बढ़ाएगा। तो एक और बड़ी खबर, PMARQ का एग्जिट पोल आया है। PMARQ के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को देश भर में 359 सीटें मिलने जा रही है। ये एग्जिट पोल के मुताबिक INDIA को 154 सीटें। तो तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वहीं इसकी बात करें अन्य की तो 30 सीटें। तो जितने भी एग्जिट पोल फिलहाल आए हैं उनमें एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल 4 जून को जब आएंगे तब नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है वो परिणाम की धुंधली तस्वीर के तौर पर हम देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, INDIA को 154 सीटें मिलती दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक और अन्य को 30 सीटें। तो लगातार जो अपडेट आ रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी जो अपडेट है वो एनडीए को बहुमत दिखाते हुए PMARQ का ये एग्जिट पोल है। और इस वक्त हमारे साथ शोभित सुमन जी और भोलानाथ जी जुड़े हुए हैं, दोनों एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शोभित जी, ये आंकड़े जो हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये नतीजे एनडीए को बहुत उत्साहित करने वाले हैं। और मैं शुरुआत दक्षिणी इलाकों से करता हूं, दक्षिणी प्रदेशों से करता हूं। आंध्र प्रदेश के जैसे आंकड़े बताए जा रहे हैं कि एनडीए को 19 से लेकर 23 सीटें मिल रही हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो जीत की उम्मीद लगा रही है, बीजेपी लगातार तीसरी बार ये सोचकर चल रही है कि एक बार फिर से अकेले दम पर हमें बहुमत हासिल होगा, उसमें ये कितना एक्स्ट्रा बीजेपी को फायदा होगा अगर ये दक्षिणी इलाकों में बीजेपी कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है तो? जी, बीजेपी का जो टारगेट था 370 का, वो उसके आसपास अभी दिख रही है कि वो 370 के आंकड़े को छू भी सकती है। लेकिन दक्षिण के जो राज्यों में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां प्रचार प्रसार किया था, यह उम्मीद जताई जा रही थी कि दक्षिण के कई राज्यों में इसका फायदा होगा, जैसे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटका हो। इन सारे राज्यों में बीजेपी पहले से ऐसी सीटों पर अपनी फील्डिंग सेट कर लिया था उन्होंने, जिसका उसको फायदा भी दिख रहा है। अभी एग्जिट पोल के नतीजे यह बता रहे हैं कि बीजेपी को उसका जरूर फायदा हुआ है। जो आंकड़ा उन्होंने सेट किया है 370 का और एनडीए को 400 का, वो उसके आसपास भी पहुंच सकती है। तो मतलब आपको लग रहा है कि 370 का आंकड़ा, हालांकि ये कुछ बहुत ज्यादा, मतलब ये एक अनुमान जो है, क्या कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि बीजेपी 370? क्या लगता है कि इस वक्त जब इतने सारे क्षेत्रीय दल देश में हैं और मजबूत क्षेत्रीय दल हैं, फिर कांग्रेस है, और वहां पर अगर बीजेपी अकेले दम पर 370, क्या ये मुमकिन है? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही इस वक्त बन गया है कि क्या मुमकिन है ये? शोभित जी। जी, जैसा कि देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सीटें बढ़ रही है, आंध्र में भी बीजेपी की सीटें बढ़ रही है, तमिलनाडु में भी बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीद है। और बिहार में जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की सीटें 10 से 12 सीटें घट सकती है, उस आधार पर और सीटें जो है बढ़ी ही हैं अनुमान के आधार पर। हालांकि ये 2019 के मुकाबले सीटें घटी है, लेकिन इन सब चीजों पे फिर नॉर्थ के एरिया में भी बीजेपी की सीटें काफी बढ़ने की उम्मीद है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो उसके आसपास पहुंच सकती है बीजेपी। शोभित जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अकेले 370 को पार कर रही है। हालांकि दावे तो तमाम है, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए को जो सीटें मिल रही है वो 350 से 70 के बीच हम मान सकते हैं। तो ऐसे में ये दावे कितने सटीक लग रहे हैं? हालांकि एग्जिट पोल आने बाकी है।
यानी कि रिजल्ट? जी, एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल दोनों आसपास में ही आंकड़े होते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ सीटों में हो सकता है इजाफा हो। एग्जिट पोल की भी जो नतीजे हैं उसके आधार पर जो एग्जैक्ट पोल होगा उस पर हो सकता है कुछ सीटें बढ़ जाए। अभी तक भाजपा की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, आज चुनाव होने के बाद भी भाजपा ने यह दावा किया है कि 370 के आंकड़े को पार करेगी। तो कुछ तथ्य उनके पास होंगे और वो जो जमीनी स्तर पर जो सर्वे भाजपा ने करवाया है उसके आधार पर जो है वो इस बात का अनुमान लगा रही है। अच्छा भोलानाथ जी एक बात बताइए, आप बताइए तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, ये पहले जब शुरुआत हुई थी चुनाव से पहले बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार। बीजेपी ने कहा कि बीजेपी को अकेले हम चाहते हैं 370 और एनडीए 400 पार। लेकिन समय के साथ साथ ये इंडिया गठबंधन वाले कहने भी लगे 2 चरण के बाद कि बीजेपी अब 400 पार का नारा भूल गई है। बीजेपी के लिए इस वक्त चुनौती यही है कि बस किसी भी तरह से सरकार बना लें। लेकिन अब जब 7 चरण खत्म हो गए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसके मुताबिक एक चीज तो है कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत लेती नजर आ रही है। लेकिन अब फिर से वो सवाल शुरू हो गया कि बहुमत तो बीजेपी ला रही है, क्या वाकई 370 से आगे बीजेपी जाएगी? ऐसा लगता है मुमकिन है, या फिर सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 300 सवा 300 बीजेपी? देखिए, बिहार में बीजेपी के जो बड़े नेताओं से भी जो बात होती थी तो वो लोग भी 330 प्लस की बात करते थे कि 330 से हम लोग अधिक रहेंगे। लेकिन जैसा हवा का रुख जो एग्जिट पोल में जो बातें आ रही हैं कि बीजेपी को 350 से प्लस है, तो ये एनडीए खास करके बीजेपी को बहुत ही उत्साहित करने वाला परिणाम है। तो अगर आप देखें कि जो हम लोग जहाँ जो पॉलिटिकल सर्कल में बैठते हैं तो वहाँ पर यह बात आ रही थी कि बीजेपी बहुत लूज करेगी, देश भर में इधर से लूज कर जाएगी, उधर से लूज कर जाएगी। तब भी कई लोग जो विपक्ष के भी थे वो भी कहते थे कि नहीं, बीजेपी 300 से अधिक सीटें लाएगी। और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी कह रहे थे कि 330 तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। तो ऐसे में अगर एग्जिट पोल दिखा रहा है जो कि 350 और जेपी नड्डा जी जो कह रहे हैं कि 370 भाजपा छुएगी, तो वो अभी थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना होगा। हालांकि एग्जिट पोल में कहीं भी भोलानाथ जी अकेले बीजेपी को नहीं दिखा रहा है। एनडीए है, एनडीए 350, 360, 370 या 375, ये एनडीए का आंकड़ा है। अभी तक किसी भी एग्जिट पोल में फिलहाल जो मेरी जानकारी है, जो हालांकि अभी बहुत सारे आएंगे, उसमें किसी ने भी बीजेपी को अकेले दम पर 350 के ऊपर सीटें दी हो, ऐसा नहीं हुआ है अब तक। देखिए, जो शुरू में जो बात आई थी मोदी का, जो एक बार बार बीजेपी नेता और मोदी कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार करके और सरकार बनाएंगे। लेकिन जो बीजेपी के जो ग्रास रूट जो वर्कर जो थे, जो पॉलिटिक्स को, सियासत को और जातीय समीकरण और तमाम विकास के कार्यों को जो समझते हैं कि किस आधार पर कौन सा वोटर का तबका किसको वोट करता है, उन सब चीज़ों पर गौर करें तो वो लोग, जैसा मैंने बताया कि वो 330 के करीब बीजेपी के लिए उम्मीद कर रहे थे। अब अगर एनडीए को मिला करके भी अगर 360 सीटें या 370 सीटें आती हैं तो ये उनके लिए उत्साहजनक रहेगा, क्योंकि भाजपा या एनडीए कहें कि सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लेगी, तो ये एक तय हो जाएगा। अगर ये एग्जिट पोल यही रहता है 4 जून को, हवाओं का रुख ऐसे ही रहता है, नतीजे इसी तरह के आते हैं, तो ये बात क्लियर है कि बीजेपी जो है वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यानी कि जो एक उसने पॉलिटिकल बैरियर खड़ा किया था, विपक्ष उसमें फंस गया और वो 400 से कम सीटें लाने पर बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए तमाम कोशिशों ठीक है भोलानाथ जी, ये तो ओवरऑल बात हो गई। अगर बिहार की बात हम करें, उसका लाभ भाजपा को, बिहार की अगर बात करें तो 32 से 37 अभी तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़े वो कितने सटीक होंगे 4 जून को? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं, संजय जी भी अभी थोड़ी देर पहले थे साथ में, वो भी कह रहे थे कि हम लोग अधिकतम जो है एनडीए को बिहार में 32 सीटें दे रहे थे। अब अगर जो है कुछ लोगों से जो बातचीत होती थी तो वो 3 सीटें इंडिया को देते थे, और अगर 1 सीट और जो अन्य को दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल में, तो एक अन्य सीट में फिर हो सकता है कि तीनों जगहों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार जो मजबूती से लड़ रहे हैं, काराकाट में पवन सिंह, सिवान में हिना साहब, और तीसरे सीट पर फिर जो भी एक उम्मीदवार लड़ रहे हैं पप्पू यादव पूर्णिया में, तो वो जो है एक
हाँ, एक सीट उनको मिल सकता है, 3 सीट इंडिया गठबंधन को एकदम श्योर था, जिस पर बात होती है कि ये 3 सीटें तो आएंगी। वही चीज़ें एग्जिट पोल में दिख रही हैं। कई सीटों पर कांटे की टक्कर आ रही थी और एज भी इंडिया को दिखाया जा रहा था, तो वो सीटें अभी फंसी हुई हैं, जो कि एग्जैक्ट पोल जब आएगा जो 4 जून को, तब ये क्लियर हो जाएगा कि एनडीए को 32 या 37। हालांकि श्योर तो हम एक सीट के लिए नहीं, हालांकि भोलानाथ जी श्योर तो 3 क्या 1 के लिए भी नहीं कह सकते हम। तो पूरे हिंदुस्तान में कोई कहे 543 में 1 पर भी हम श्योर कैसे कह दें, क्योंकि वो तो जब तक जनादेश एग्जैक्ट नहीं निकलता है 4 जून को, तब तक हम आकलन कह सकते हैं कि आकलन है, क्योंकि श्योर भविष्यवाणी तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन शोभित जी, मेरा एक सवाल है, मतलब जो मेरा एक सवाल है, शोभित जी से भी मैं सवाल ले रहा हूं बिहार को ही लेकर, कि बिहार में ये बात तो तय है, क्योंकि ये जो जानकारी मिल रही थी ग्राउंड पर भी, वो लग रहा था कि एनडीए ने जो 39 जीती थी और इस बार जो 40 के 40 पर दावा कर रहे थे कि क्लीन स्वीप कर जाएंगे, वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां से आपको फिर रिटर्न आना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक लिमिट के ऊपर चले जाएंगे फिर, तो 40 जीतना इतना आसान नहीं होता है। क्या लगता है कि एनडीए जो है वो 33-34 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उससे भी ऊपर जाएगा, या फिर एक चुनौती आपको नजर आ रही है इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि एक बड़ा बैरियर है जिसको तोड़ना आसान नहीं है एनडीए के लिए? क्या लगता है जी? 39 सीटें तो कहीं से भी नहीं आ रही है एनडीए को, यह अनुमान लगाया जा सकता है। काफी ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से लड़ रही है, बिल्कुल, और राजद उसमें सबसे प्रबल दावेदार है कि जिन सीटों पर एक सीट जो है कटिहार की सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, और एक निर्दलीय सीट जो एग्जिट पोल में दिखाया भी जा रहा है वो सीट पूर्णिया की हो सकती है, पप्पू यादव की वो सीट हो सकती है। जिस तरह के वहां आंकड़े आ रहे थे और जिस तरह के लोगों ने वहां मतदान किया था, यह लग रहा है कि वह सीट पूर्णिया की होगी। वहीं जहानाबाद और औरंगाबाद और ये पाटलिपुत्रा, ये 3 सीटें जो है आरजेडी के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरजेडी काफी टक्कर दे रही है अपने एनडीए के प्रत्याशी को। पिछले बार में भी हम लोगों ने पिछले बार के चुनाव में भी देखा था कि जहानाबाद जो सीट सुरेंद्र यादव वहां से मात्र 1700 वोट से जो है हारे थे, क्योंकि वहां हार का यह कारण था कि वहां तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे थे। तो इस बार जो है वो उनका वोट बैंक भी जो है आरजेडी के खाते में आएगा, तो इस बार हो सकता है कि सुरेंद्र यादव वहां से निकल जाए। वैसी भी स्थिति औरंगाबाद में ही है। औरंगाबाद में सबसे पहले चरण में चुनाव हुआ था और पहले चरण के चुनाव में 4 सीटों पर जो है आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तय किए थे, तो वहां भी एक जो जातीय समीकरण तय किया गया था उसके आधार पर वो वहां पर लग रहा है कि उसमें वो सफल हो जाएगी। ठीक है शोभित जी, अगर हम एनडीए की तो बात करें, जेडीयू की बात अगर हम करें तो क्या लगता है बिहार में जेडीयू को कितनी सीटें? चूंकि एनडीए की अगर हम बात कर रहे हैं तो 32 से 37 बात कर रहे हैं, जेडीयू की अगर बात करें पार्टिकुलर, तो जेडीयू को कितनी सीटें क्या लगता है? मेरा यह आकलन है कि जेडीयू को 16 सीटों में जो है 12 सीटें आ जाएंगी इस बार के चुनाव में। जो 12 सीटें हैं वो जो है किशनगंज है, भागलपुर है, और बांका होगी, मुंगेर होगी, सीतामढ़ी होगी, सुपौल होगी। किशनगंज वही सीट है जो पिछली बार एनडीए चूक गया था, यानी कि 39 सीट एनडीए के खाते में और 40 में से एक ही सीट जो यूपी है कांग्रेस के खाते में। तो क्या आप कह रहे हैं किशनगंज की सीट इस बार जेडीयू के खाते में जाने वाली है? जी जी जी, या वहां पर जो है एआईएम के दावेदार जो हैं वो एआईएम से जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने काफी टक्कर दी है। जो कांग्रेस के जो वहां सिटिंग सांसद हैं उनको जो है मोहम्मद जावेद, उनको उन्होंने काफी टक्कर दी है। जो अभी जेडीयू के प्रत्याशी हैं मास्टर मुजाहिद, वो जो है आगे बढ़ रहे हैं इस चुनाव में। लग रहा है कि वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज यही है कि इसमें प्रतीत ये हो रहा है कि एनडीए को जो डेंट हो रहा है, जो झटका लग रहा है बिहार में, उसमें बहुत बड़ा नुकसान जेडीयू कैंडिडेट्स का है, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा उसमें हिस्सेदारी जेडीयू की बन रही है, ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोलानाथ जी, देखिए जेडीयू का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ है। आप नीतीश कुमार को अगर देखेंगे, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता लोगों में कम हुई है। उसका यह कारण है कि वो चुनाव के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो वापस उसी पार्टी में आ जाते हैं, तो जो वोट बैंक उनको मिलता है वो वोट बैंक से वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण से जो एक देखा गया था कि जेडीयू का जो वोट परसेंटेज 15 से 16% वोट परसेंटेज है, वो परसेंटेज शिफ्ट होकर 8 से 9% पे आ गया है। हालांकि बिहार में अभी भी यह काफी है, 8-9% भी अगर एक पार्टी को मिल रहा है तो यह अच्छी संख्या है। लेकिन
जेडीयू की सीट कम होने की यही वजह है। भोलानाथ जी, आपको और भी लग रहा है ना, दूसरा एक यह है कि क्योंकि एक तौर पे JDU ये की जो शुरू से मतदाता ये मतलब मुझे लगता है कि जो भी बिहार की राजनीति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये अंदाजा तो पहले से ही था कि एनडीए को जो भी बिहार में झटका लगेगा, जो भी एनडीए के वोट बैंक में डेंट पड़ेगा, उसमें ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो जेडीयू की होगी, क्योंकि जेडीयू को नुकसान होगा। आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, आप बार बार जब आप पाला बदलते हैं ना, तो उसके बाद जनता को लगने लगता है कि यार ये कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो चीज़ जेडीयू को समय के साथ साथ वोट प्रतिशत में या सीटों की संख्या के नुकसान के तौर पर दिखा है सामने, चाहे वो विधानसभा में आप देख लीजिए या फिर लोकसभा में भी इस बार वही प्रतीत हो रहा है कि जेडीयू को डेंट लगेगा। बिल्कुल, जदयू को इस चुनाव में वोट परसेंटेज में डेंट लगा है और उसके पीछे 1-2 कारण और भी है, जैसा शोभी जी बता रहे थे। उसके अलावा 1-2 कारण और भी है। जैसे कई उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर बाद में चर्चा हुआ कि उनकी जगह पर किसी और उम्मीदवार को इस बार देना चाहिए था। जैसे जहानाबाद में था कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी नीतीश कुमार की जिद की वजह से उम्मीदवार बने, वहां पर अगर किसी भूमिहार समाज से किसी को उतारा जाता तो परिणाम कुछ और होता, मुकाबला दिलचस्प और हो जाता। तो ये इस तरह के 1-2-3 सीट और हैं। जैसे अंतिम समय में रालोसपा के एक नेता को, रमेश कुशवाहा को जदयू में शामिल करा करके और उनकी पत्नी को टिकट दिया है। अब वहाँ पर देख लीजिए कि नतीजा जो ये है कि अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब में मुकाबला बन गया, वहाँ पर वो रेस में ही नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा एक कारण बड़ा ये है कि जो भाजपा के जो वोट हैं, जो जदयू उम्मीदवार की तरफ ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, वो पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं। उसमें एक चिराग पासवान का जो लोजपा रा का भी जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, वो भी पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। कारण साफ है कि जदयू जो है उसको, जो भाजपा जो है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो रुख रहा है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उससे भाजपा के भी वोटर काफ़ी नाराज रहे हैं, आक्रोशित रहे हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें ऐसी स्थिति में। उसी तरह से चिराग पासवान को अगर आप देखें तो जब नीतीश कुमार महागठबंधन खेमे में थे तो चिराग पासवान के निशाने पर नीतीश कुमार ही होते थे, उनके निशाने पर भाजपा या कोई और नहीं होता था। एनडीए में तो बाद में शामिल हुए, लेकिन उनके निशाने पर नीतीश कुमार होते थे। तो उनके भी वोटर्स जो हालांकि मुझे लगता है भोलानाथ जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं मतलब विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा इत्तेफाक इसलिए मैं नहीं लग रहा है मुझे ये सही, क्योंकि बीजेपी तो जरूर चाहेगी कि मेरा वोट ट्रांसफर हो, नीतीश कुमार के कैंडिडेट जीते। बीजेपी की इस वक्त चुनौती बिहार या कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। बीजेपी को था कि मैं 2-4 प्रदेश में सरकार ना बनाऊं चलेगा, केंद्र में मुझे हर हाल में सरकार चाहिए। बीजेपी इस वक्त अपनी लोकप्रियता के उस शिखर पर है जहां वो दिल्ली में अपनी सत्ता नहीं गंवाना चाहेगी, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी उसमें चूक नहीं करती कि वोट ट्रांसफर हो। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत नाराजगी जरूर आम लोगों की थी। बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं होना या एलजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं होना, मुझे लगता है वो सेकेंडरी मामला था, वो नहीं था। उससे ज्यादा मामला था कि नीतीश कुमार की खुद की एक्टिविटीज से लोग परेशान थे। उसका मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूं। जैसे आपने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का जिक्र किया, मैं आपको भागलपुर का अजय मंडल का जिक्र कर रहा हूं। आप बताइए ना कि भाई जहां पर उसी इलाके का जेडीयू का ही एक विधायक है जो बेलगाम होकर बदजुबानी किए जा रहा है लगातार, वो अपने ही सांसद को कह रहा है कि पैसा खर्च नहीं करते, कहां से उनको कोई चुनाव जिताने में मदद करेगा। अब आप समझिए कि विधायक कह रहा है कि सांसद उम्मीदवार जो है वो पैसा नहीं खर्च करता हम पर, हम क्यों उसको जिताने के लिए काम करेंगे। जेडीयू, नीतीश कुमार इतने लाचार बेबस नजर आते हैं कई जगह पर कि फिर लगता है कि जेडीयू उम्मीदवार बदलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है। देखिए, आप भागलपुर की जहां तक बात कर रहे हैं कि गोपाल मंडल की एक अलग छवि है और उनके बयान को वहां पर लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो फिर ये नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, गंभीरता से नहीं लेते तो वो तो हल्का आदमी है और जेडीयू का विधायक बना बैठा है। अगर आप कह रहे हैं कि लोग उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते, यानी बहुत हल्के आदमी है और आपने उसको पार्टी का विधायक बनाकर बैठा है और वो आपके ही सांसद लोकसभा उम्मीदवार के खिलाफ बोल रहा है। उनको नहीं कह रहा हूं, मैं उनके बयानों के बारे में कह रहा हूं कि वो कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं, इसलिए लोग उनको उस तरह से बयानों को उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। आदमी हल्के और ये क्या है वो नहीं मैं कह रहा हूँ, उनके बयान जिस तरह से कंट्राडिक्टरी आते रहते हैं तो उसकी बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर भाजपा चाह भी जाए या एलजेपी चाह भी जाए कि हम अपने तमाम
समर्थक जो हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके लोग हैं, उनका वोट ट्रांसफ़र करा दें, तो एक पार्टी के या उसके नेताओं के चाहने से नहीं होता है अभिषेक जी। लोगों के मन में जो बातें होती हैं वो धीरे धीरे ही पहुंचती हैं, और एकदम से आप जो है पाला बदल के साथ जो नीतीश कुमार का जो ये रहता है, तो उससे लोग नेताओं के, किसी पार्टी के नेताओं के चाहने से लोग उनको सारे वोट ट्रांसफर कर दे, ये मुझे नहीं लगता। हाँ, वही मैं मतदाताओं की नाराजगी मानता हूं, लेकिन बीजेपी ऐसा सोचे कि नीतीश कुमार को हमें कमजोर करना है, वो बार बार पारा बदलते हैं, हमको कोई नाराजगी जतानी है, ये इस वक्त बीजेपी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि बीजेपी को हर हाल में केंद्र में सरकार चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, निपुण आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निपुण जी, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, अगर मैटराइज की बात करें तो बिहार में एनडीए को 32 से 37 सीटें, अगर हम INDIA की बात करें तो 2 से 7 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 1। कैसे देखते हैं इस एग्जिट पोल को आप, और आपका अनुमान क्या है? देखिए, मैं भी यही मान के चल रहा था कि पूरा 40 की 40 तो नहीं, लेकिन जो सीटों का था कि इतने के करीब रहेगी बीजेपी। देखिए, दूसरी बात क्या थी कि हम लोग जो बात का भी बहुत अच्छी बात आपने बोली थी कि आपने कहा कि देखिए जो लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, दोनों में अंतर होता है। जनता आज की बहुत समझदार है, वो जानती है कि हमको ये राष्ट्र के मुद्दों पे वोट देना है, और राष्ट्र के मुद्दों को अगर हमको बीजेपी को जिताना है, और बीजेपी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को हमको लाना है, तो हमको ये बात भूल जानी पड़ेगी कि जदयू में कौन खड़ा है क्या नहीं, नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो पर्सनल व्यक्तित्व का जो प्रभाव रहेगा वो विधानसभा के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो वोट हुआ, आपने देखा होगा जब आपके चुनावी कैंपेन रोड शो भी हो रहे थे, तो नीतीश कुमार जी बीजेपी का आपका लेके साथ में चल रहे थे मोदी जी के। तो इसका मतलब क्या था कि वो सीधा सीधा कह रहे थे, भाई मेरे लिए नहीं, मोदी जी ने भी कहा कि मेरे लिए नहीं, उन्हें इनके लिए नहीं, आप बीजेपी को वोट दीजिए, सीधा बीजेपी का जुड़िए। और देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे जब बात होती है तो बिहार की जनता, या हम बात करें यूपी, बिहार, बंगाल, जो इस प्रकार के आप स्टेट देखेंगे, बीजेपी के लिए बहुत बड़े मुद्दे थे। बहुत बड़ी बात थी कि अगर यहाँ पर किसी वजह से भी उनकी सीटें कम होती हैं तो इसका प्रभाव उनको देखने को मिल जाता है सेंटर में। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जो पूरा एग्जिट पोल आ रहा है कि 350 प्लस आपको दिखा रहा है एनडीए को, तो यही मान दिया जा रहा था 400 की फिगर जो रखी गई थी, वो तो एक आइडियल फिगर की तरह कि भी हमको ये पानी चाहिए, हमको छूनी चाहिए, लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि आप थोड़ा ज्यादा की कल्पना करेंगे तभी तो आप थोड़ा कम पर आकर अटक जाएंगे। मतलब कहने का मतलब आपको पहले ही बड़ा लक्ष्य तो लेकर चलना पड़ेगा। वही कोई भी स्टूडेंट है 70% नंबर्स के पहले आए हैं तो कोशिश करेगा कि 90% आए, तो उसी तरह के लक्ष्य की बात थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो जो चेहरा नहीं बना पाए, और इस प्रकार के मुद्दों जो कंफ्यूज हुए। शुरुआत में बीजेपी ने एजेंडा सेट किया कि हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे, 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। तो जो बीजेपी ने एजेंडा सेट किया, लेकिन उधर जब विपक्ष की दौर शुरू हुआ तो विपक्ष में गठबंधन बहुत लेट हुआ। और देखिए, नीतीश कुमार जी ने पहल की थी गठबंधन की, सबसे पहले वो अलग हुए, तो अलग होते ही गठबंधन बिखर गया। जो आरजेडी की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने कितनी कैंपेनिंग की आप खुद लगा लीजिए। मोदी जी की पूरी चुनावी कैंपेनिंग लगाइए, बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, जितनी कैंपेनिंग उनकी टोटल हुई थी विपक्ष के सभी नेताओं की नहीं हुई है। तो इसका प्रभाव पड़ता है। जनता सीधा कहती है नेशनल मुद्दा है, हमें बीजेपी को लाना है, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से काम कर रही है। मैं एक बात हमेशा बोल रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी के खिलाफ कुछ शिकायतें थी, नाराजगी थी, लेकिन गुस्सा नहीं था। काम क्या था, विपक्ष को उस नाराजगी को भुनाना था, लेकिन विपक्ष उस नाराजगी को भुना नहीं पाया। तो बात यह है, मुझे लगता है जैसे तमिलनाडु में भी 2 सीटें आपके लेकर आ रही है बीजेपी, जिस प्रकार का डाटा आ रहा है, तो जो 2-4 सीटें कम होंगी, चाहे यूपी में कम हो रही हो, हालांकि यूपी में देखने को मिल रहा है कि करीब 63 के आसपास सब दिखा रहे हैं, लेकिन अगर बिहार में 2-4 सीट कम होती है तो मुझे लगता है दक्षिण भारत से जैसे सबसे कवर कर ली जाएगी। आप कह रहे हैं नाराजगी थी, गुस्सा नहीं था, विरोध नहीं था। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जनता को सब पता है कि विधानसभा चुनाव में हमें किसे वोट करना, लोकसभा चुनाव में किसे वोट करना। आप कह रहे हैं कि देश के जो मुद्दे हैं, कौन से वो मुद्दे थे जो इन नाराजगियों पर, इस गुस्से पर भी भारी पड़ गए? देखिए, हम जब युवाओं की बात करते हैं, देखिए बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा है, हर स्टेट में बेरोजगारी का मुद्दा है। बिहार में भी युवा नाराज थे कि हमारा पेपर लीक होता है, या कुछ प्रकार के जो मुद्दे थे, बेरोजगारी की समस्या है। लेकिन एक युवा, बहुत बड़ा युवा वर्ग ऐसा भी है जो कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम स्टार्टअप में आए, हम चाहते हैं कि हमको लोन मिले, हम उस कार्य में आएंगे। जॉब सीकिंग की मानसिकता से हम जॉब क्रिएटर बने, उस प्रकार के मुद्दे यूथ में बहुत प्रभावी हुए। और एक बड़ा मुद्दा मैं कहता हूं, अगर विपक्ष अपना चेहरा बनाता, देखिए आज का जो यूथ है वो कहता है कि हमें अड़ी डिसीजन लेने वाला नेतृत्व चाहिए। मोदी जी उस सभी आकांक्षाओं पे पूरे उतरते हैं। ठीक है, कमियां रही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष के पास विकल्प नहीं था। अगर विपक्ष एक विकल्प देता अच्छा,
तो मुझे लगता है शायद तस्वीर कुछ और होती। सबसे बड़ी बात क्या था, ये विपक्ष का गठबंधन लेट होना, एक कॉमन एजेंडा ना होना, जिसने बहुत कंफ्यूज किया जनता को। और तीसरी बात क्या थी, एक मजबूत चेहरा सामने नहीं था। और शुरुआत में आप देखेंगे जिस प्रकार से SC ST के आरक्षण की बात चली, फिर बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण की बात की, ऊपर से कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी। तो ये जो मुद्दे थे ये इस प्रकार से हुए, यानी जो बीजेपी के अगेंस्ट विपक्ष ने मुद्दे बनाए वो उन पर ही भारी होते चले गए। तो मुझे लगता है इन सबका प्रभाव देखने को मिला। बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, महंगाई की जब बात करनी शुरू की विपक्ष ने, तो आप देखिए मोदी सरकार में 5% से कम रही है, जबकि हम देखें कांग्रेस में 2009, 2011, 2013। हाँ निपुण जी ठीक है, मैं सवाल शोभित जी से एक ले रहा हूं। शोभित जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ शोभित जी, चूंकि ये सवाल हो रहा है ना मुद्दे को लेकर कि मुद्दा क्या था, ये मुझे याद है कि कुछ मतलब ये 2 महीने पहले की बात है जब चुनाव का ऐलान हुआ था और उस वक्त शुरू हो गई थी गहमा गहमी। तब मैंने कहा भी था, जो अभी निपुण जी भी बता रहे हैं कि ये नौकरी का मुद्दा होता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये बार बार ये जो इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में कहा ना कि सरकारी नौकरी को लेकर एक माहौल बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बट रोजगार और नौकरी, इन्होंने नौकरी को मुद्दा बनाया कि सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कि आज भी इस डेटा एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है और सर्वे है, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो सरकारी नौकरी के लिए वो क्रेज अब नहीं रह गया है जो बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ करता था। वो चीजें बदली हैं। इंडिया गठबंधन ने सरकारी नौकरी पर फोकस किया, लेकिन अगर वो मुद्दा भी कमजोर पड़ गया और कोई और मुद्दा हावी हो गया और एनडीए के पक्ष में वोटिंग हो गई, तो ये सोचना पड़ेगा विपक्ष को कि फिर ये सरकारी नौकरी का मुद्दा क्यों गायब हो गया। इसका मतलब है ना कि लोगों की सोच शायद समय के साथ बदली है कि आप सरकारी नौकरी की, हम रेलवे में नौकरी देंगे, बैंक में नौकरी देंगे, ये कहकर आप सिर्फ सोचे कि वोट मिल जाएगा, शायद मुमकिन नहीं है। शोभित जी। जी निश्चित तौर पर जो विपक्ष के पास, विपक्ष को यह पता था कि मुद्दों का अभाव है। राष्ट्रीय मुद्दे इस बार उस तरह से फलक पर नहीं काम कर रहे हैं जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दे काम कर रहे हैं। विपक्ष की रणनीति बनी कि प्रधानमंत्री अगर प्रचार प्रसार में आ रहे हैं तो वो किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, किन मुद्दों की वो तर्क दे रहे हैं और किन मुद्दों से वो लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी को विपक्ष ने बुनाया और उन्होंने नौकरी पे बात की। और नौकरी पर सिर्फ विपक्ष में अगर बात करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा बात किसने की, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबसे ज़्यादा बात की। उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल को दोहराया और हर जगह जो है उन्होंने इसी बात को बुनाया कि हम लोगों ने 17 महीने में इतने नौकरियां दी, इतने लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया। हालांकि बात यह भी होनी चाहिए कि विपक्ष जब सत्ता में थी उस समय उन लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया, बल्कि इस बात को कि आज जो है अगर सत्ता में भाजपा है तो वह रोजगार के मुद्दे पर बात कर रही है। भाजपा भी रोजगार के मुद्दे पर बात कर रही है, सरकारी नौकरी पर के मुद्दे पर भाजपा का ज्यादा जोर नहीं रह रहा है। भाजपा इस बात को, प्रधानमंत्री ने भी कई चुनावी सभा में भी कहा है या फिर कई वक्तव्य में प्रधानमंत्री का यह आया है कि हम रोजगार सृजन की ओर बढ़ें, युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ाएं ताकि वो खुद रोजगार सृजित कर सकें। आपने भी बताया कि सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का वो ऐसा रुझान नहीं रहा है, यह बात सही है, क्योंकि सरकारी नौकरी में भी अब वो एक तो पेंशन स्कीम खत्म हो गई है सरकारी स्कीम में, दूसरी की जो है एक साल 2 साल का भी उसमें टेन्योर होता है कि आप कितने दिन तक टेन्योर पूरा करेंगे उसके बाद ही आप परमानेंट हो पाएंगे। तो वो भी एक प्राइवेट जॉब की तरह ही हो गया है। उसमें भी सरकारी स्तर पर जो भी नौकरियां हैं उसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग स्तरों की। अभी आप बीपीएससी में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उन लोगों की परेशानियां आप देखें तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग लग ही नहीं रहा है कि सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ऐसी फाउंडेशन हम लोगों को बनाई जा रही है। तो अब जो है सरकारी नौकरी का क्रेज वास्तव में घटा है और आने वाले समय में भी सरकार का यह फोकस जरूर होगा, सत्ता पक्ष का यह फोकस होगा कि रोजगार सृजन की ओर बढ़ें। तेजस्वी जिस नौकरी देने की बात कर रहे हैं उसमें आगे वह कितना सफल हो पाते हैं यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगे आने वाला चुनाव जो है विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है। इस मुद्दे को उम्मीद है कि वह फिर आगे आने वाले चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे, जो एक देखने वाली बात होगी कि आगे यह मुद्दा कहां तक जाता है। ठीक है, भोलानाथ जी आपके पास आते हैं। देखिए जिस तरह से रोजगार को लेकर बातें की गई, तेजस्वी यादव के अगर हम पूरे चुनाव प्रचार को देखें तो खास फोकस रहा रोजगार पर। उन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो को भी कहा कि हम जॉब शो करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी भी आते हैं बिहार, वो अपनी चुनावी जनसभा में कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ कर फेंक देंगे। तो अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो इसका साफ तौर पर मतलब तो यही है कि ये जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा पाए, या फिर आप लोगों तक अपनी बात सही से नहीं पहुंचा पाए।
देखिए, ये बात सही है कि जो एग्जिट पोल जो अभी दिखा रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह से सीटें एनडीए को और इंडिया को मिलती हुई दिख रही हैं, उससे तो लग रहा है कि तेजस्वी का ये इशू जो है, जिसको क्यों लेकर के वो लगातार प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार को, एनडीए सरकार को, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो बिहार में हो, घेरते रहे थे कि रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, नहीं दी प्रधानमंत्री, रोजगार के अपने वायदे पर पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। तो वो इशू जो लगातार वो उठा रहे थे, उस इशू को अगर ये एग्जिट पोल 4 जून को एग्जैक्ट पोल में बदलता है तो ये साफ हो जाएगा कि उनका वो दांव जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा लोगों के बीच में, लोगों ने उसको उस रूप में नहीं लिया। इसके पीछे एक कारण ये भी रहा कि एनडीए का घटक दल जो हैं वो लोगों को ये भी लगातार तेजस्वी के बयान के जवाब में समझाते रहे कि जो भी नौकरी, तेजस्वी अपने भाषणों में ये कहते थे कि जब हम सरकार में थे तो हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। तो एनडीए घटक दल के नेता ये बात लोगों को लगातार बताते रहे कि कोई भी निर्णय उप मुख्यमंत्री नहीं लेता है, जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने कर दिया। तेजस्वी उस समय सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो ये निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होता है और जो भी रोजगार दिया जाता है वो मुख्यमंत्री के स्तर से ही दिया जाता है। तो ये बात लोगों को लगा कि नहीं, अगर कोई ऐसा निर्णय होता है तो मुख्यमंत्री के स्तर से होता है, न कि उप मुख्यमंत्री के स्तर से होता है, जिसको कि लगातार वो इशू बनाए हुए थे। तो तेजस्वी यादव का ये जो अगर दांव नहीं चल पाया, अगर ये बात साबित हो जाती है तो ये बात साफ है कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनको किसी और मुद्दे को उठाना होगा, किसी और मुद्दे को पकड़ना होगा, ताकि वो लोगों के बीच में जो है जाकर। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। निपुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, अगर मैं इस पूरे लोकसभा चुनाव की बात करूं तो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज को टटोलने के लिए बीजेपी ने वो तमाम कोशिश की, एनडीए ने वो तमाम कोशिश की, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि आस्था के नाम पर जिस तरीके से ना सिर्फ जनता के दिमाग में बल्कि दिल में भी कहीं ना कहीं एनडीए ने जगह बनाई है, उसका इम्पैक्ट भी इन एग्जिट पोल में नजर आ रहा है? यही वजह है कि सीटों का जो बढ़त है, जो सिलसिला है, वो कहीं ना कहीं रुझानों में सामने आ रहा है। देखिए, कभी भी आप देखिएगा, जो भावना होती है, भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। विकास के मुद्दे अपनी जगह हैं, वो तो रहते हैं, लेकिन इमोशनल भी मुद्दे होते हैं जनता के मन में। और जब बात चली SC/ST आरक्षण की, फिर मुस्लिम आरक्षण की बात चली, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ पब्लिक के बीच में। जब हम बार बार विपक्ष कहता है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, तो बीजेपी की ओर से कैंपेनिंग स्टार्ट हुई कि वो पार्टी कह रही है संविधान बचाओ, जिसने संविधान को कई बार तार किया। फिर मोदी जी बहुत ओपनली, आप देखिए मोदी जी के अगर भाषणों को आप देखेंगे, रैलियों में देखेंगे, बहुत खुलकर उन्होंने क्या की बैटिंग की, खुलकर मुद्दों को उठाया, वो हिचके नहीं, संकोच नहीं किया। हालांकि बातें हुई कि बीजेपी की, मोदी जी की भाषा क्या हो रही है, किस प्रकार से बोल रहे हैं, लेकिन उनका सिंपल कहना था कि भैया हम ओपन बोलेंगे, आपने जो किया। और फिर हम लोग देखते हैं, चाहे कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, और ऊपर से आपका कलकत्ता हाईकोर्ट मोड़ लगाता है कि ऐसा हुआ है। तो ये जो बातें थी, ये जनता में सीधे मैसेज गई। और देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो मुद्दे बना रहा है, जैसे अभी आपने बोला, मेरे पूर्ववर्ती बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि देखिए आज का युवा समझ रहा है कि भाई सरकारी नौकरी से काम चलने वाला नहीं है। मात्र 2% सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की टोटल पॉपुलेशन का 2% से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। आज भारत में 65% युवा है, तकरीबन 90 करोड़ युवा है। तो 90 करोड़ युवा में अब 2 करोड़, और दूसरी बात, कांग्रेस कह रही है हम 30 लाख नौकरी देंगे, आरजेडी कह रही है हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई कॉमन एजेंडा तो बनाते, पहले बैठ के चर्चा तो कर लेते। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का सबसे बड़ा फेलियर यही रहा। निपुण जी, कहीं ना कहीं देखिए बदलाव आया, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं कि बदलाव तो हुआ है, बदलाव आया है सोच में भी, लेकिन भावना में बदलाव नहीं आया। और यही वजह है कि देखिए राम मंदिर, जिसका बार बार इस पूरे चुनाव में भी जिक्र हुआ है, उसने राम मंदिर के नाम पर मास्टर स्ट्रोक खेला एनडीए ने, या फिर मैं कहूं बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं उससे। मैं वही कहता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा रहा। अब देखिए, लास्ट 4 चरण का चुनाव था, मोदी जी अगर ध्यान करने जा रहे थे, उसको क्या जरूरत थी विपक्ष को मुद्दा बनाने की? विपक्ष क्या कर रहा है, वो अपनी वीडियो बना रहा है और वीडियो बना के डाल रहा है मंगलवार को। तो क्या आप जनता समझती है इस मुद्दे को? आज की जनता इन सब चीजों को इमोशन जुड़ जाती है, और जब इस प्रकार के आप डालते हैं, वीडियोस को करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक में इमोशनल कनेक्ट होता है। और ये जो मुद्दा था, जैसे आप लालू यादव जी ने कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे, ये बातें हुई, तो राम मंदिर का मुद्दा हो, राम का मुद्दा हो, या आपका आरक्षण का मुद्दा हो, ये ऐसे
मुद्दे रहे हैं हमेशा भारतीय राजनीति में, जिन्होंने हमेशा भारतीय राजनीति में प्रभाव डाला है, यानी कि उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला है। ठीक है भोलानाथ जी, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, एलजेपीआर की अगर बात करें तो वो 5 सीटें जीत रही, ये अनुमान है एक्सिस माई इंडिया का। आपको क्या लगता है ये अनुमान 4 जून को कितने सटीक होंगे? क्या यही अनुमान नतीजे के तौर पर देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक लोजपा रहा का जो 5 में से 5 सीटें एग्जिट पोल में आ रहा है, तो ऐसा यहाँ पर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि 2 सीटों पर कम से कम 2 सीटों पर बहुत ही कड़ा मुकाबला था। कौन कौन से वो 2 सीट में आ रहा है तो थोड़ा सा एग्जैक्ट पोल जो आएगा, जो 2 सीटें में वो जो था, एक खगड़िया और एक यहाँ पर जो हाजी वैशाली में, 2 सीटों पर बहुत ही कड़ा मुकाबला था। लेकिन अब अगर आ रहा है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 5 में से 5 आ रहा है तो एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर चर्चा में नहीं था। ये बातें थी कि वहाँ पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है। मुन्ना शुक्ला ने वीणा देवी को वैशाली में बहुत कड़ी टक्कर दी थी, वैसे खगड़िया में भी लोजपा राह के उम्मीदवार को एक कड़ी टक्कर थी। तीसरे सीट पर भी एक बात आ रही थी, जहाँ पर कि शांभवी और जो सन्नी हजारी, 2 जो मंत्री पुत्र जो और पुत्री जो उम्मीदवार थे, तो समस्तीपुर में भी बात आ रही थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सन्नी हजारी कहीं एज में दिख रहे हैं। तो अब देखना है कि इस तरह से अगर 5 सीटें आ रही हैं तो लोजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। एक मुद्दा बहुत चर्चा में रहा, बार बार जिक्र किया गया, जाति आधारित गणना का और आर्थिक सर्वे का। तमाम तरह की बातें कही गई, बीच में विरासत टैक्स का मुद्दा आया, कहीं राहुल गांधी ये बोलते हुए नजर आए कि जिसके जितनी आबादी संसाधन पे उतना हक हो, मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई। तो क्या ये मुद्दे गौण हो गए? क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें और अभी के जो एग्जिट पोल हैं, और अगर ये एग्जिट पोल आंकड़े में तब्दील होते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि देश की जनता अब जाति में नहीं बंटना चाहती, उसे जात पात से कोई मतलब नहीं है, विकास को मुद्दा बनाया जाए, यही मांग है? देखिए, बिल्कुल पहले बिहार में जाति आधारित सर्वे हुआ था, और वो जाति आधारित सर्वे बाद में अपने चुनावी सभाओं में प्रचार में तेजस्वी यादव अपने लिए अपने क्रेडिट के खाते में रखने की भरपूर कोशिश की। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी और सारे लोग मिल करके ही उसको अंजाम दिए थे। तो इसलिए अकेले क्रेडिट लेने का कम से कहीं ऐसा ना हो कि जनता में एक रिएक्शन गया होगा कि ये अकेले क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। ये भी बात एक सही है कि जब बिहार में जो ये जाति आधारित सर्वे की जो रिपोर्ट आई, तो उसके बाद राहुल गांधी बोलने लगे कि हम पूरे देश में ये कराएंगे। तो ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही बात साबित हो रही है कि लोग जो है वो इस तरह के एग्जिट पोल, इस तरह की रिपोर्ट जो है जाति आधारित सर्वे के आधार पर जो है उसको बहुत तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आरक्षण जो है वो अब कितने धड़ों में बटेगा और कितने % किसको जाएगा, उसका वास्तविक लाभ किसी को खास तौर से दिखता हुआ नहीं दिखता है। और ये बात जहाँ तक है अभी सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी उतनी है नहीं, तो ये बात भी उठती है कि फिर इसका लाभ किसको मिलेगा। जो जाति सर्वे का या आर्थिक सर्वेक्षण की बात जब आती है तो उसका लाभ यही होता है कि आरक्षण देना है, किस बात को कितना देना है, इससे ये पता चलेगा। लेकिन जब आरक्षण की बात करें तो अब 50% से एक्सीड करने के लिए बात हो रही है कि उससे ज़्यादा आरक्षण के लिए कोटा बढ़ाया जाए, तो फिर दूसरे लोगों के लिए कितना क्या कुछ बच जाएगा। तो दूसरे लोग जो हैं, जो तटस्थ होकर के सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों ठीक है, निपुण जी से इसी सवाल पर जवाब लेंगे। निपुण जी, अच्छा निपुण जी हमारे साथ नहीं, आप भोलानाथ जी आप पूरी कर ले अपनी बात, फिर हम दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। देखिए, तो यही मैं कह रहा था कि जाति आधारित सर्वे का एक फायदा ये हुआ कि लोगों को एक रफ खाका एक आ गया ड्राफ्ट से कि भाई किस जाति का, किस समाज का कितना वोट, कितनी आबादी है। जैसे उसमें सबसे बड़ा जो चंक आया वो यही रहा कि 36% ईबीसी की आबादी है, अति पिछड़ा आबादी है, और जो इस आबादी का बड़ा जो है तबका जो है नीतीश कुमार के साथ रहता है। तो अगर आप देखें कि उसी तरह से दलित का देखें तो 20% वो आबादी है, तो ये दोनों मिल करके एक बड़ा वोट बैंक बनते हैं। और ये बात अगर आप मान के चलिए कि अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि भाजपा
ने जो नीतीश को साथ लिया या दोनों जो का जो गठबंधन हुआ, दोनों जो एक साथ है, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में पूरी तरह से सामने आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शोभित जी भी जुड़े, मैं भोलानाथ जी मैं आपके पास लौटूंगी। शोभित जी, भोलानाथ जी ने एक बहुत ही अहम यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि एक मुद्दा भी उठा दिया कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरजेडी का दामन छोड़ा और एक बार फिर से वो शामिल हो गए बीजेपी के साथ। अगर हम इसको दूसरी रूपरेखा में देखें, अगर हम इंडिया अलायंस को ले, वहां पर जिस तरीके से मनभेद हुआ था, वहां जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला हमने देखा था, कहीं ना कहीं वो एकजुटता क्या वाकई जनता को दिखाई नहीं दी, नजर नहीं आई, क्योंकि जिसको इंडिया अलायंस ने खड़ा किया वही जब उनके पाले में ना रहा तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रुझानों में कि बीजेपी ने अपना वर्चस्व, अपना दबदबा बिहार में बढ़ाया है। क्लियर नहीं जी, एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार दिए गए थे उन्होंने अपना दबदबा बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार ही एनडीए के पहले इंडी गठबंधन के सूत्रधार रहे थे, यह बात भी सही है। और बीजेपी इस बात को आंक रही थी कि अगर नीतीश कुमार जो है अगर इंडी गठबंधन के साथ रहते हैं तो अगर सीट बिहार में सबसे ज्यादा सीटों का किसी को नुकसान होगा तो वो भाजपा को ही होगा। नीतीश कुमार भी इस बात को आंक रहे थे कि अगर वो इंडी गठबंधन के साथ रहते हैं तो उनको भी सीटों का नुकसान होगा, और यह आंकड़ा 9 से 10 सीट के आसपास ही सिमट जा रहा था। इसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होता तो वो तेजस्वी यादव को फायदा होता। इसी बात को नीतीश कुमार और भाजपा ने समझा और अब दोनों ने अपने पर्सनल सीटों को बढ़ाने के लिए यह समझौता किया है। यह समझौता आप देखेंगे कि अगर ये जदयू भी 16 सीटों पर लड़ रही है तो उसमें से 13-14 सीटों पे जो रुझान आ रहे हैं उस पर जदयू जीत रही है। तो यह इस बात को संकेत दे रहा है कि जो सीटों का भी इजाफा अगर वो इंडी गठबंधन में जदयू रहती और चुनाव लड़ती अगर इतने सीटों पे, तो इतनी सीटें जदयू को भी हासिल नहीं हो पाती। वहीं भाजपा अगर अकेले भी अपने दम पर चुनाव लड़ती तो उनको इतने सीट हासिल नहीं हो पाती। दोनों अगर इंडिया गठबंधन अगर इतने सीटों की बात कर रही है कि हम आने वाले चुनाव में या 2024 के चुनाव में इतनी सीटें हासिल कर पा रहे हैं, तो यह कहीं से भी नहीं दिख रहा है। जो दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कि 155 सीटों के 295 सीट हम जीत रहे हैं, वो कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस उतनी सीटें जीतने जा रही है। कुमार विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुमार विजय जी, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो सकता ना। ये तो स्पष्ट होता दिख रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। हम जिक्र कर रहे थे मनभेद के, जिस तरह से मनभेद या मतभेद खुलकर सामने आए इंडिया अलायंस में, बाद में हालांकि एकजुट होकर लड़ाई अच्छी लड़ी। लेकिन देखिए अभी पवन खेड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया कि हम एग्जिट पोल के डिबेट में भाग नहीं लेंगे। इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है, बाद में पलट जाते हैं, कहते भाई हम तो भाग लेंगे। तो इस तरीके की जो उहापोह की स्थिति है, क्या इसका नुकसान इंडिया अलायंस को नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो जो अब तो इलेक्शन हो चुका है और जो नुकसान और फायदा होना होगा वो हो चुका, और इंडिया अलायंस शुरू से ही बिखरने की शुरुआत उसी समय से हो गई जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया या भाजपा ने उन्हें छोड़ने के लिए मना लिया। तो सबसे बड़ा झटका तो नॉर्थ इंडिया में और नेशनल लेवल पर भी इंडिया अलायंस वही हुआ कि जो उसके सूत्रधार थे वही उसको छोड़कर चले गए। तो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री एनडीए ने प्राप्त किया। दूसरा नंबर, मैं पिछले डिबेट पे भी आपके यहाँ मैंने कहा था कि इंडिया अलायंस कभी अलायंस दिखा ही नहीं। आप लोगों ने पहले के जमाने में भी अलायंसेज के मीटिंग्स और सभा सम्मेलनों को देखा होगा, जहां गांधी मैदान और बड़े बड़े मैदानों में किसी भी अलायंस के सारे बड़े नेता एक साथ जुटकर संयुक्त सम्मेलन किया करते थे और लोगों को संबोधित करते थे। तेजस्वी यादव यहाँ विश्व रिकॉर्ड बनाने में लग गए। अकेले वो और सहनी जी उड़न खटोला पर घूम घूम कर दिन में 3-4 मीटिंग करने लगे। तो अकेला सारा श्रेय लेने का इन्होंने प्रयास किया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लालू जी ये नहीं समझ पाए कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी कभी वीपी सिंह के कंधे पर चढ़े हैं, जिनके द्वारा मंडल कमीशन इन लोगों ने लागू करवाया। चंद्रशेखर के कंधे पर भी ये लोग चढ़े हैं। तो उन दिनों को ये भूल गए और तेजस्वी ने अकेले ही सारा श्रेय लेने का प्रयास किया, जिसका
भुगतान इनको अभी भी करना पड़ा है और आगे भी करना पड़ेगा। कुमार दूसरा विजय नंबर जी, जो अभी विजय जी, कौन से वो मुद्दे, अहम मुद्दे आपको लगते हैं कि देश में, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना सिर्फ बिहार की, जो बहुत ही अहम रोल निभाते हुए नजर आए, जिनका प्रभाव अहम रूप से पड़ा? तमाम मुद्दे आए, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन वो कौन से अहम मुद्दे रहे जिसका असर पड़ा है इस चुनाव में? देखिए, इन लोगों ने जो इंडिया अलायंस जो जातीय जनगणना और राहुल जी ने जातीय जनगणना की बात की, इसका कोई खास असर अगर हम लोग इस प्रेडिक्शन को देखें तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि समाज, मैं शुरू से इस बात का समर्थक नहीं हूं कि जातीय जनगणना से किसी जाति को उसका अधिकार मिलेगा। मैं इस बात शुरू से मानता हूं कि जातीय जनगणना के द्वारा जातीय सरदारों का निर्माण होगा, जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करेंगे विभिन्न दलों के साथ, जैसे सहनी जी ने किया, माफ कीजिए करते रहते हैं, या कुशवाहा जी करते रहते हैं। तो ये एक एक गिरोह बनेगा और उसके सरदार बनेंगे, जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कभी इधर कभी उधर होंगे। इससे किसी जाति विशेष का कोई कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा इतनी सारी कल्याण योजनाएं चल रहे हैं जिसमें कोई जाति का डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं। मनरेगा है, या 5 किलो अनाज है, या सिलेंडर है, या पेंशन योजना है, या फिर आयुष्मान भारत है, सबको मिल रहा है। यानी कि विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है या इंडिया अलायंस है, उसकी जो तमाम जातियां हैं, जाति आधारित गणना, जाति आधारित आर्थिक सर्वे, इस पर भारी पड़ गए मोदी जी के 4 जाति, गरीब, किसान, युवा और महिला। आप ये कहना चाह रहे हैं सीधे तौर पर? मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे इन पर काफी भारी पड़े। और आज हमारे इस बात पर मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहूंगा कि जो लोग राम मंदिर केवल रिलीजियस इशू कर रहे हैं, देखिए धार्मिक मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा केवल धार्मिक मुद्दे के रूप में किसी के फीलिंग्स को नहीं प्रभावित कर रहा है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है ना। क्या मक्का अगर बहुत सुंदर बनता है तो कोई हिंदू उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या? क्या मस्जिद सवाल ये भी उठता है ना कि आप विकास को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या आपके देश का विकास सिर्फ आर्थिक तौर पर विकास है, या आपकी संस्कृति है, या आपकी जो विरासत है, भारत का एक समृद्ध विरासत है भारत की, उसका भी विकास है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब आप विकास की बात करते हैं तो सिर्फ आर्थिक विकास है या सामाजिक विकास भी है? और भावनाओं से आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, और ये इतना पुराना मुद्दा है कि राजनीतिक रोटियां तक इस मुद्दे पर हर एक पार्टी ने सेकी है। तो अगर ऐसे में राम मंदिर का निर्माण होता है, राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल मुद्दा ये है इन चुनावों में। जनता जब घर से निकल रही है तो कह रही है कि हमने राम जी के दर्शन कर लिए, हमारे लिए तो यही सरकार। तो इस तरीके के स्टेटमेंट, इस तरीके के बयान भी आए सर। इससे भी बड़ा चीज है ये, इससे भी बड़ा चीज है ये। एक हिंदू सांस्कृतिक आइडेंटिटी का अगर प्लेस राम मंदिर बनता है, अगर हिंदू आइडेंटिटी का प्लेस अगर बनारस का शिव मंदिर बनता है, तो किसी दूसरे के पेट में दर्द हो रहा है क्या? क्या अगर वही सोने का बना देंगे तो उसमें हमारे पेट में दर्द क्यों होगा? वो उनकी अस्मिता है। अगर हम अपनी अस्मिता को स्थापित करना चाहते हैं, हम उसमें किसको गला काट रहे हैं, हम उसमें किसको गलत कर रहे हैं? तो राम मंदिर नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत के लिए एक आस्था का प्रतीक है ना। ये हमारे देश के सांस्कृतिक उत्थान का प्रतीक है। हम उस चीज को अगर मोदी जी बनाते हैं तो उसको केवल हल्के रूप से आप केवल धार्मिक मुद्दा कहकर और लोगों को फुसलाने का मुद्दा कहकर आप अपना ही हानि करते हैं। क्या मोदी जी के जमाने में आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है? क्या गरीबों के लिए 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति नहीं मिल? मैं अभी चुनाव क्षेत्र से ही घूम कर आया हूं, और मैं जहां जहां गरीबों में गया हूं ना, वो कहता है कि जो मुझे पेट भरता है मैं उसको वोट दूंगा या दूंगी। जो सबसे निचले तबके लोग हैं, जिन्हें लोग सर्वे में भी नहीं लेते, जो चुप रहता है, मुक रहता है, हम उनके घरों में गए हैं। उन लोगों ने कहा है कि जो हमें पानी दे रहा है, नल जल दे रहा है, जो हमें आवास दे रहा है, जो हमें 5 किलो अनाज दे रहा है, वोट हम उसको देंगे कि किसको देंगे? तो ये मुद्दे इन लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, भोलानाथ जी के पास जाते हैं। ठीक है विजय जी, लौटेंगे आपके पास। भोलानाथ जी, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब आप आगे जाते हैं फ्रंट फुट पे, फिर आप वापस आ जाते हैं। मैंने अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल दिया कि आपने कहा कि एग्जिट पोल के डिबेट में हम नहीं जाएंगे, मीटिंग होती है इंडिया अलायंस की, आप कहते हैं हम जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे आए, अगर हम कहें बॉयकॉट करने के एंकर्स के, वो भी आपने फिर वापस ले लिया।
आपने कहा कि गरीबों को अगर आप राशन दे रहे हैं तो ये आप और गरीबी आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? फिर आप मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो 10 किलो देंगे। तो ये जो आपकी मानसिकता दिखती है, या यूं कहें कि आप बार बार बदल जाते हैं, इसका कितना निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके हिसाब से? देखिए, इसका असर तो मतदाताओं पर पड़ता है और लोगों पर भी पड़ता है कि चूँकि अगर आप जब एक ही इशू पर जब एक पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर उसी इशू पर चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल की तरफ चले जाते हैं तो लोगों में एक उसका यानी आप सीधे तौर पर अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह पा रहे हैं, और ये कई बार देखने को मिला। हाँ जी, बिल्कुल, वो अपने स्टैंड पर उस तरह से कायम नहीं रह पाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन तो पैदा करता है ये लोगों में कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, तो उसका एक असर पड़ता है। लेकिन जब आप चुनाव में जहाँ पर कि बड़े बड़े मुद्दे जब गौण हो जाए, सेकेंडरी हो जाए, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को बाद भी लास्ट में जब वोटर मतदान करने जाता है तो वो फिर कई चीज़ों पर विचार करता है कि ये हम वोट किसके लिए डालने जा रहे हैं, देश के लिए डालने जा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए डालने जा रहे हैं। फिर दूसरे है कि भाई इंडिया गठबंधन में अगर हम किसी को दे रहे हैं वोट, बिल्कुल, तो हम भोलेनाथ जी, इससे पहले भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा कि लोग जब कंफ्यूज्ड होते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं, जब उनके सामने इतने सारे मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों को कहीं ना कहीं पार्टियां भुना नहीं पा रही है, तो ऐसे में लोग चेहरे के आधार पर वोट करते हैं। उनको लगता है कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमें वो चेहरा चाहिए। क्या इसका भी नुकसान, इसका भी इम्पैक्ट सीधे तौर पर देखने को मिलेगा? और साथ ही दूसरी बात जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, अजय जी ने भी उसका जिक्र किया कि जो गरीब तबका है वो ये सोचता है कि भाई हमारा पेट भर रहा है, जो सरकार हमें अनाज दे रही है हम तो उसके लिए वोट करेंगे। लेकिन जब विपक्ष एक तरफ ये कहता है कि आप अनाज दे रहे हैं, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वही विपक्ष बिजली और पानी मुफ्त में देने की बात करता है, तो जनता को आपने कौन सी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है? जनता किस आधार पर आपको वोट देगी? देखिए, ये फ्री बीज जो है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो योजनाएं हैं, जो उसके लिए किसी एक को केवल दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर मोदी अनाज दे रहे हैं तो कहीं यही यहाँ पर बिहार में ही जो परिवर्तन पत्र लेकर के आया था राजद, तो उसमें मुफ्त 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात थी, देने की बात थी, जो कि केजरीवाल की तर्ज पर यहाँ पर किया गया था। और भी फ्री बीज कई तरह की घोषणाएं दी गई थी, फिर खाते में पैसे डालने की बात थी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मोदी दे रहे हैं तो गलत है और हम दे रहे हैं तो सही है। तो ये लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति तो बनती है। लेकिन अगर आप देश के स्तर पर बात करें, केंद्र सरकार के स्तर पर बात करें, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये तो देंगे, लेकिन अभी तो मोदी की तरफ से हमको मिल रही है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस हो, या शौचालय हो, या अन्य योजनाओं में मुद्रा योजना है, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात हो, या फिर रोजगार के लिए पैसे देने की बात हो, पूंजी देने की बात हो, तो ये चीज़ें अभी मिल रही हैं। तो अगर एग्जिट पोल का जो ये नतीजा आ रहा है तो इससे साफ है कि लोगों ने इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुद्दे उठाए थे उस पर कहीं ना कहीं अभी उनको संशय की स्थिति है। दूसरी तरफ जो मोदी की तरफ से जो इशूज उठाए गए, जो एनडीए की तरफ से जो इशू उठाए गए, वो लोगों को लगा कि नहीं ये तो अभी हो रहा है। तो इस असमंजस का लाभ जो है एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ अरुण जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देख लिए होंगे। मैटराइज की बात करें तो बिहार में एनडीए को 32 से 37, एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो 29 से 33, यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो 30 से 32, 33, 37 तक ये आंकड़ा जा रहा है। कितना सटीक आपको ये लगता है अनुमान? देखिए, ये बिहार की जनता का मूड बता रहा है। आप संख्या में आप जो बता रहे हैं ये पहले से तय था कि बिहार में इस बार एनडीए को कठिन चुनौती होगी। चलिए, अरुण जी की आवाज नहीं आ रही है। तो एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन 4 जून का सभी को बेसब्री से इंतजार है। उससे पहले एग्जिट पोल के जरिए कहीं ना कहीं जनता का मूड बताने की हम कोशिश कर रहे थे आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।